गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति? आई एम वेरी 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 गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज का दिनांक है क्या? आज का डेट क्या है सपोलो? आज का डेट है मैम क्या है भाई? आज है 11 सितंबर 2025। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल गुड? क्या वीडियो बिल्कुल साफ साफ बेटा नजर आ रही है? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बता देंगे एक बारी कमेंट सेक्शन में। तो फिर शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। वेरी वेरी न्यू स्टूडियो नहीं है आज तुम लोग को वो लाइट्स सब सही दिख रही है ना? आज थोड़ी सी इन लोगों ने ना बेटा, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही गंदी हमारी लाइट्स यहाँ पे थी। अब फाइनली बेटा थोड़ी सी लाइट्स को फिक्स किया है। मुझे नहीं पता कि आज सही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है देखिए कि थोड़ी सी लाइट्स ठीक लग रही है, क्योंकि इतनी बेकार लाइट्स थी बेटा यहाँ पे। यू नो, पैसा तो बहुत है लेकिन बेटा लाइट्स का बजट क्या ही कर सकते हैं। बट अलग सर वैसे बहुत ही बेस्ट है, बट थोड़ा सा लाइट्स में हमें थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए था और फाइनली हम वो कर चुके हैं और हमारी बेटा लाइट्स बहुत ही अच्छी हो चुकी है। थोड़ा खर्चा हमने इधर भी कर दिया है, ठीक है? तो इसी बात के साथ में बेटा, हम पैसे की कमी नहीं है गाइज, थोड़ा वो होता है ना, पैसा बहुत होता है लेकिन हमें खर्च भी करना चाहिए सही जगहों पे, यही वाली बात है, ठीक है ना? शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। ओके, आप लोग बढ़िया हैं? आप लोग के अंदर बेटा आई होप कि बहुत ज्यादा जोश और बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है? इस लेक्चर को शुरू करने के लिए तो हम शुरू करने जा रहे हैं सपोलो आज का लेक्चर। और लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स, और हम पढ़ने वाले हैं बेटा ब्रेन पार्ट 1 UQT2 गाइस। UQT2 पता नहीं क्या कहां से सीख लिया है तुमने बेकार सा बेटा। लव यू भी बोल सकते हैं और लव यू टू कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना? चलिए इसी बात के साथ में बेटा हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलिए ब्रेन भी पार्ट 1 हमें पढ़ना है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। चलो एक बात आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, क्योंकि इससे पहले मेरा गजनी मोड ऑन हो जाए और मैं भूल जाऊं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना, फिर आप लोग मुझे बहुत वो करते हो, आपको पहले बताना चाहिए था मैम। तो मैं पहले से आप लोग को बता रही हूँ, दिस सैटरडे आई एम कमिंग टू लखनऊ। तो आई विल बी इन लखनऊ फॉर हमारे, हाँ, लखनऊ में मैं सैटरडे और संडे रहूंगी, ठीक है ना? अरे यार ये ओम सर ना यार, देखना अभी बताती हूँ कि क्या, थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए बेटा, वॉइस एकदम बढ़िया परफेक्ट है, ठीक है ना? ओम सर ने सिखाया है, बेकार बातें सिखाने के अलावा कुछ सिखा रहे हैं वो तुम्हें? हाँ अरे मैम चलो अभी ओम सर को जाके अभी बताते हैं, ठीक है ना? कि ज्यादा यहाँ पे सपोलो के पास ऑलरेडी बहुत जहर है, आपको ऐसी जहर भरने की जरूरत नहीं है। अभी बताती हूँ मैं जाके सर को, ठीक है ना? तो ओम सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है मुझे लग रहा है ना? चलो बहुत, इससे पहले आई थिंक केमिस्ट्री की क्लास थी तुम लोग की, बट चलो एक शुरू करते हैं बेटा बस। तो मैं लखनऊ एक्चुअली मैम वेयर अभी मैं बता दूंगी आप लोगों को। एक्चुअल में PW के ही इवेंट से जा रही हूँ, ऐसे घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ बेटा, है ना? घूमने फिरने तो मैं जाऊंगी बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैं काम से ही जा रही हूँ, ऑफिस के काम से ही जा रही हूँ, ऑफिशियल वर्क से जा रही हूँ। बट जब भी ऑफिशियल वर्क होता है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो ऑफिशियल वर्क में मैं आप लोगों से मिल पाऊँ, तो मैं पहले से आप लोगों को बता रही हूँ। और जहां जो भी लोकेशन होगी, मैं लास्ट टाइम टेलीग्राम पे बताना भूल गई थी, तो मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगी और मैं इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगी, क्योंकि मेरा जो मेन वो होता है ना ऑफिशियल वर्क के अलावा, एक्चुअल में ऑफिशियल वर्क तो है लेकिन मेरा मेन पर्पस है आप लोगों से मिलना। तो जो भी पॉसिबल हो पाएगा, आई होप कि मैं आप लोगों से मिल पाऊं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब शुरू करें बेटा एक बारी? यस, चलिए शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। बेटा कल की क्लास को ना मैं आराम से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है ना? अब नो बातें, जब मैं बीच में बातें करूंगी तब आप बातें कीजिएगा, लेकिन अभी कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी बिल्कुल सिंसियरली सारी चीजों को बेटा रिवाइज करना है, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं बेटा, आप लोग फुल अटेंशन के साथ में सुनिए। कल हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, आप लोग के कमेंट्स भी मैंने पढ़े। कुछ लोग ना बेटा मेहनत नहीं करते हैं और कुछ लोग
रिवाइज कर लो, ठीक है ना। चलो अच्छे से रिवाइज करते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से सारी चीजों को रिवाइज कराऊंगी। कल हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी कि उससे पहले की क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी कोई सेल्स एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं, एक्साइटेशन होता है उनमें, तो जब आप उनको स्टिमुलस देते हैं तो उनके मेम्ब्रेन में बदलाव आते हैं। कैसे कैसे बदलाव आते हैं बच्चों? पहले वो मेम्ब्रेन रेस्ट पर थी जब उसका -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा था। फिर जैसे जैसे बेटा बदलाव आते हैं, स्टिमुलस देते हो, फिर वो डीपोलराइज करती है, फिर वो रीपोलराइज करती है, फिर वो बेटा हाइपर पोलराइज करती है, और फिर वो वापस से रेस्ट पर आ जाती है, राइट। और इनको करने के लिए क्या क्या बेटा इवेंट्स होते हैं? जब आप स्टिमुलस देते हो तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस होना चाहिए -55, उससे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, डीपोलराइजेशन होगी, सोडियम अंदर आ रहे होते हैं, -70 से +30 पहुंचता है, ठीक है ना, ये लास्ट टू लास्ट क्लास का है। +30 डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, इंपल्स जनरेटेड, +30 पहुंचते ही सोडियम वीजीसी क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम वीजीसी ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम वीजीसी ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से पोटेशियम बाहर जाता है बेटा, और पोटेशियम बाहर जाता है, मेम्ब्रेन रीपोलराइज करती है, यानी कि बेटा वापस से मेम्ब्रेन माइनस होने लगती है -70, बट पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल टेक्स बेटा मोर टाइम टू क्लोज, इसीलिए मेम्ब्रेन -70 से -90 हो जाती है, ठीक है ना, जिसे हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा सोडियम वीजीसी, पोटेशियम वीजीसी बेटा क्लोज हो जाते हैं, और फिर आपके बेटा वापस से मेम्ब्रेन जो नॉर्मल लीकी चैनल्स काम कर रही होती है, मेनली सोडियम लीकी चैनल्स, उनसे बेटा वापस से मेम्ब्रेन रेस्ट पर आ जाती है, क्योंकि सोडियम लीकी चैनल से सोडियम अंदर आते हैं, तो -90 से मेम्ब्रेन वापस से -70 हो जाती है। ये नॉर्मल इवेंट्स आपने पढ़े। फिर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक्चुअल में वो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस कैसे आया, वो जो आप -55 बोलते हैं वो कैसे आया। तो मैंने आप लोग को एक चीज समझाई थी कि जो भी आपकी स्टिमुलस होती है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, कोई भी मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलस जो थी आपकी बेटा डेंड्राइट्स होती है, उनमें लिगैंड चैनल्स होते हैं। जैसे सोडियम के लिगैंड चैनल्स मैंने आप लोगों को बताया, तो सोडियम के लिगैंड चैनल्स खुलते हैं जब भी आपके पास कोई स्टिमुलस अवेलेबल होती है जिससे सोडियम की एंट्री होती है। जब सोडियम की एंट्री होती है तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बेटा नेगेटिवली चार्ज थी, जहां -70 मिलीवोल्ट बेटा आपका पोटेंशियल था, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था बेटा, एक बार याद करो क्या होगा। जैसे ही सोडियम की एंट्री होती है तो ये -70 से पोटेंशियल कितना बदल जाएगा, एटलीस्ट बेटा इतने सोडियम अंदर आने चाहिए, और वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कितना था। एटलीस्ट इतने सोडियम आने चाहिए कि वो -70 को -55 मिलीवोल्ट कर दे, जिससे कि आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि जब तक ये -55 नहीं पहुंचेगा तब तक आपके उस पर्टिकुलर साइट पे सोडियम वीजीसी नहीं खुलेंगे। सब लोग को ये वाली बात याद आ रही है सपोलो कि एटलीस्ट मैम -70 से -55 हो जाए, इतना वैल्यू का आपके पास बेटा एटलीस्ट इतने सोडियम आयंस अंदर आ जाए ताकि थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट हो जाए, सो दैट यहां पे सोडियम वीजीसी ओपन हो जाए, जिससे कि मेम्ब्रेन अब डीपोलराइज होगी, जो कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन मैम थ्रू आउट द एक्सॉन ये इंफॉर्मेशन कैसे मैम कंडक्ट हुई? आप बोलते हो ना कि एक होता है कंडक्शन ऑफ इंपल्स, एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। कंडक्शन ऑफ इंपल्स का मतलब एक्सॉन में थ्रू आउट ये इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड हो रही है। ऑब्वियसली एक माइलिनेटेड न्यूरॉन में फास्टर कंडक्शन होती है, क्योंकि जंप करते हुए आप कंडक्शन करते हो। रीजन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे ही आप चैनल्स को ओपन कर पाते हो, और जंप कर करके पोटेंशियल चेंज करते हुए फास्ट कंडक्शन करते हुए जाते हो। एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन का जो केस था, जो हमने एक्चुअल में पढ़ा था, जिसको मैंने आपसे कहा था कि एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसको आपको जोन्स में बेटा डिवाइड कर सकते हो। इनिशियली सारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर है। मैं आराम आराम से आपको रिवाइज करा रही हूं बेटा, सारे पॉइंटर्स एक और बार देख लो, ठीक है। ये रेस्ट पर थी बेटा, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज थी, और ये बाहर से पॉजिटिवली चार्ज थी कंपेरेटिवली। अब ये वाला सेम कंडीशन, सेम जितना भी जो कार्यक्रम हुआ है, वो आप इस ए जोन के लिए आप मान के चलो कि इसके सामने ये सारी चीजें हो रही थी कि स्टिमुलस आया, -70 से बेटा -55 हुआ। इस -55 ने यहाँ पे ट्रिगर किया कि ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोले, और जैसे ही सोडियम वीजीसी ओपन होंगे, अब ए वाली साइट पे बेटा क्या हो रहा होगा, ए वाली साइट पे मैम क्या हो रहा होगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खोलेंगे, ए वाली साइट डीपोलराइज होगी, बी वाली साइट अभी भी रेस्ट पर है -70, सी वाली अभी भी रेस्ट पर है यानी कि -70। सिर्फ यहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम अंदर आए तो ये +30 मिलीवोल्ट यानी कि डीपोलराइजेशन यहां का हो गया, राइट। और बेटा मैंने आपको ये भी बताया कि जब डीपोलराइजेशन हुआ, करंट का फ्लो आप आयंस के फ्लो के फॉर्म में ही समझते हो। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस बेटा मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ए से बी इंटरनली एंड बी से ए
एक्सटर्नली, जिससे कि एक सर्किट कंप्लीट होता है। जब ये आयनिक फ्लो होता है, हम हमेशा कहते हैं द चेंज इन पोटेंशियल या रिवर्स इन पोलैरिटी एट साइट ए विल एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द नियरेस्ट साइट। आपको बार बार वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी यहाँ पे बेटा पोटेंशियल रिवर्स होता है ना, जैसे ही यहाँ पे डिपोलराइजेशन होती है, यही नियरेस्ट साइट के लिए एक्ट करता है एज स्टिमुलस। ये आयनिक फ्लो होता है बेटा। अगेन यहाँ पे -70 से -55 होगा, तो जैसे -55 पहुंचेगा, यहाँ के सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे। जब यहाँ के सोडियम वीजीसी खुलेंगे बेटा, क्योंकि आयनिक फ्लो हुआ था, -70 से -55 हुआ था, यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड आया। जैसे यहाँ पे थ्रेशोल्ड होगा, यहाँ के बेटा सोडियम वीजीसी खुलेंगे, तब तक ये वाली साइड बेटा क्या कर रही होगी, ए वाली साइड तब तक रीपोलराइज करेगी, क्योंकि वहां पे पोटेशियम +30 पहुंच चुका था, तो पोटेशियम वीजीसी खुल जाएंगे। ए वाली साइड रीपोलराइज करेगी, तब तक बेटा आपकी बी वाली साइड जो है डीपोलराइज करेगी। और फिर जैसे बी वाली साइड डीपोलराइज हो जाती है, तो फिर से बेटा वही सी के लिए वो एज अ स्टिमुलस काम करेगी। वहां से बेटा आयंस मूव करेंगे और फिर वो -70 से -55 होगी, एज अ थ्रेशोल्ड काम करेगी। अब वहां के बेटा सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे, बी वाली साइड के पोटेशियम वीजीसी खुल जाएंगे। दिस सेम थिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द इंफॉर्मेशन रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल। बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या? कितनी सिंपल सी बेटा, कितनी इजी सी बात थी। इसमें कोई तकलीफ बेटा, इसमें कोई तकलीफ? समझ गए बेटा? वापस से सारी चीज मैंने बता दी। ये एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में ना आपको चलते हुए जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी माइलिन शीट नहीं है, तो आपको थ्रू आउट द मेम्ब्रेन ये करना पड़ रहा है। बट एक माइलिनेटेड न्यूरॉन में ना माइलिन शीट जहां जहां पे है वहां इंसुलेशन है, तो वहां पे ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जहां बेटा माइलिन शीट नहीं है, यानी नोड्स ऑफ रैनवियर पे, वहां पे फ्री कंडक्शन होता है, तो आपको जंप करते करते जंपिंग कंडक्शन होती है, फास्टर सॉल्टेटरी कंडक्शन। नाउ आई टोल्ड यू कि एक साइनैप्स, अब ट्रांसमिशन करना है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जानी है, तो साइनैप्स बनता है। साइनैप्स में जो पहला न्यूरॉन है जहां से इंफॉर्मेशन जानी है सपोलो, वो होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जहां इंफॉर्मेशन रिसीव होगी उसके मेम्ब्रेन को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मे और मे नॉट हैव साइनेप्टिक क्लेफ्ट एज पर एनसीईआरटी। गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एज पर एनसीईआरटी दोनों ही बातें कही है एनसीईआरटी ने, बट मे नॉट जो कहा है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, एंड मे जो कहा है वो केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। हमेशा यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स एक ही जगह से निकल सकते हैं और उनकी बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स भी एक जगह पे आपके पास मौजूद है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं, जो साइनेप्सिस में गैप जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे गैप जंक्शंस नहीं है। यहाँ पे ना बेटा कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू नहीं होती, यहाँ पे आयनिक मूवमेंट से ही कम्युनिकेशन होती है, आयन का फ्लो होता है, गैप जंक्शंस होती हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि आयनिक फ्लो बेटा न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 या न्यूरॉन 2 से न्यूरॉन 1 के डायरेक्शन में भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है। बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर रेयर एंड केमिकल साइनेप्सिस आर मोस्ट कॉमन। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस फास्ट कंडक्शन, केमिकल साइनेप्सिस स्लो कंडक्शन, स्लो ट्रांसमिशन, कंडक्शन नहीं स्लो ट्रांसमिशन। और मैंने ये भी कहा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज वेरी सिमिलर टू कंडक्शन अक्रॉस अ सिंगल एक्सॉन। एक सिंगल एक्सॉन में कंडक्शन कैसे करते हो? आयनिक फ्लो कर रहे हो ना, आयन का मूवमेंट कर रहे हो, आयन का मूवमेंट कर रहे हो, ए से बी, बी से सी। आयनिक फ्लो से ही बेटा आप कंडक्शन को समझते हो एक सिंगल एक्सॉन के अक्रॉस। तो आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में ट्रांसमिशन भी आयनिक फ्लो से ही कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक सिंगल एक्सॉन में जो कंडक्शन हो रहा है, बिकॉज बोथ इन्वॉल्व आयनिक फ्लो। ठीक है ना, यहां तक हमने समझा था। आज सबसे पहले जो हमें टॉपिक की शुरुआत करनी है वो बहुत ईजी टॉपिक है बेटा, जो मैंने आपसे कहा था हमें ऑलरेडी आता भी है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्स। हाँ, इसमें एक जो चीज है वो बहुत मजेदार है, दैट इज एक्साइटेशन कैसे होती है और इनहिबिशन कैसे होती है। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट वही एक चीज है जो शायद आपको थोड़ी सी नहीं लगेगी, बाकी तो हमने लोकोमोशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? मैम तपस्या शीट में आंसर का है, अभी आंसर नहीं दिया था ना मैंने, ताकि तुम लोग खुद सॉल्व करो। फिर मैंने आपको वीडियो सोल्यूशन दिया था, कुछ तो मेहनत करो सपोलो। ठीक है ना, वो आंसर की इसलिए नहीं दी थी ताकि आप खुद से पहले सॉल्व करो, फिर वीडियो सोल्यूशन एक दिन के बाद मिला है आपको। डन 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 बेटा, शुरू करें। एक मैं आपको बेटा सच्चाई बताऊं, आप लोग मुझे वैसे मेरे को लगता है कि आप लोगों को ना अगर सच बता दिया जाए तो आप लोग ना उसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें आप ना फिर टीचर में थोड़ी खराबी निकालते हैं, कमी निकालते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ पुचकारा जाए
और सिर्फ अच्छा अच्छा बोला जाता है, आप लोग को बहुत मजा आता है। तो जो मैं आप लोगों के यूजुअली कमेंट सेक्शन से फील कर पाती हूँ, या कुछ बच्चों के, मैं जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स बेटा सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, और मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि आप लोग को जेन्युइनली बेटा आगे आप एमबीबीएस करें या आप कोई भी बेटा फील्ड में पढ़ाई करें, कोई भी कोर्स ऑप्ट करें ना, आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी। पता है क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में ढाल लिया है कि आपको ना बार बार रिविजन्स चाहिए, जो कि करवाते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है ना बेटा वो बहुत कम कर दिए हैं, एंड आप सिर्फ और सिर्फ ना बहुत सारी चीजों में डिमांड करते हैं, आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और वो चीज हम करते भी हैं आपके लिए। तो एक तरीके से ना कई बच्चों की ये आदत थोड़ी सी खराब हो रही है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें वैसे चाहिए। अपने आप को बेटा बहुत ज्यादा ऐसे मत बनाओ। ऑब्वियसली बेटा एज अ टीचर हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और करते ही हैं, बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं है, बट आप बेटा अपने आप से भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी में आ जाएंगे, और जो आगे के लिए भी अच्छा नहीं है। और कई बार बेटा ऐसी सिचुएशंस होती है जहां ना आपने अगर पूरे साल भर खुद का दिमाग लगाया होता तो शायद वो आपको सिचुएशन से डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती। ठीक है, समझ गए? यस। तो आई विश कि आप लोग अपने आप पे भी बहुत मेहनत करें। बाकी बेटा वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज आपके लिए अच्छी हो और आप लोगों को जरूरत हो और हम ना करें। सबसे पहले वो चीज हम ही आपके लिए करेंगे, बट टाइम टू टाइम आपको ये बताना भी जरूरी है कि बेटा ये वाली अपनी जो हैबिट है ना इसको इंप्रूव कर, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म ऑफ या सिंपली मैकेनिज्म क्या? ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनैप्स। ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनैप्स, अक्रॉस केमिकल साइनैप्स मतलब मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे रिलीज होते हैं सपोलो, उसकी बात कर रही हूं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं ऑफ कर दे रही हूँ चैट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल बेटा जोश और एनर्जी के साथ में क्लास में बैठिए, ठीक है? यस। एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा, बहुत फनी था, बट कोई बात नहीं। चलो सुनो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स। तो हम डायग्राम बनाएंगे, ड्राइंग और डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के फ्लो चार्ट में बेटा फटाफट से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ा? केमिकल साइनैप्स। अब बनाना है इसे, आप इसे लैंडस्केप में बनाए, पोर्ट्रेट में बनाए, जैसे बनाना है बनाए, बना लीजिए, ठीक है ना? ये हमारा एक न्यूरॉन है जहां से बेटा इंफॉर्मेशन आएगी। ये न्यूरॉन में मैं डायरेक्टली बेटा बना देती हूं जो हमें करना है एक्चुअली, ठीक है ना? ठीक है, इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं। और ये दूसरी न्यूरॉन है बेटा जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी। ये मान लो उसका मैंने डेंड्राइट बनाया है सपोलो, मतलब एक मैंने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई है, एक मैंने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई है। सो ऑब्वियस सी बात है मैम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बस हमें लिखना है मैम इसे। ये हो गए साइनेप्टिक वेसिकल्स, है ना? एक सेकेंड, ये हो गए आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं, है ना? और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाले भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी वाले भी हो सकते हैं। ये मैं फ्यूज करके ऑलरेडी दिखा दे रही हूं, इसलिए मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है ना? अब देखो आप बेटा, सिंपल सी बात क्या है, आप फटाफट से बनाओ बेटा इसे। देखो सिंपल सी बात क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन बेटा एक्सॉन टर्मिनल तक आई थी, इंपल्स ट्रैवल करते करते। आपको ये बात ऑलरेडी पता है, लोकोमोशन में पढ़ चुके हो कि जैसे मैम इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आती है, हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ये कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, ये कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं मैम। ये आयन चैनल्स है कैल्शियम के, ये आयन चैनल्स खुल जाएंगे मैम कैल्शियम के। और जैसे कैल्शियम के चैनल्स खुलते हैं, कब खुलते हैं बेटा? जब वो इंपल्स कंडक्ट होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक आती है, तो आपके ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम के चैनल्स है मैम, ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं बेटा। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली कैल्शियम की एंट्री होगी,
और जब मैम कैल्शियम की एंट्री होगी तो ये आप ऑलरेडी लोकोमोशन में बता चुके हो, दिस कैल्शियम विल टेल योर साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स को कहेंगे कि तुम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाओ। तो ये एरो की डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन देंगे। These calcium will tell your synaptic vesicles to fuse with the pre-synaptic membrane, और फ्यूज करके क्या करवाएंगे, आपके जितने भी बेटा केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड थे आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, उनको रिलीज करवाएंगे कहाँ, इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। पहले इतने पार्ट को बेटा स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम नंबर 1 स्टेप लिख रहे हैं कि पहला स्टेप क्या हुआ मैम, impulse travel till axon terminal। नंबर 1 स्टेप हुआ एक्सॉन टर्मिनल तक ये ट्रैवल किया। नंबर 2 स्टेप में यहां पे लिख रही हूं कैल्शियम चैनल्स ऑन प्री साइनेप्टिक ओपन्स। और थर्ड स्टेप सपोलो में कहां लिखूं, थर्ड स्टेप में यही लिखूं, यहां ऐसे कैल्शियम सिग्नल्स, ऐसे ही हमने लास्ट चैप्टर में भी लिखा था वैसे, सिग्नल्स फ्यूजन ऑफ, थोड़े से ना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम कर देती हूं, फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स और फोर्थ स्टेप में बेटा मैं यहां पे लिखती हूं ऐसे, फोर्थ एक्सोसाइटोसिस एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को बेटा शॉर्ट में एंटी लिखते हैं, एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंटी इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स अपोलो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए, यहां पे रिलीज हो गए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए मैम, अगला स्टेप होना चाहिए बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विद देयर रिसेप्टर्स, यही होना चाहिए ना सपोलो। इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद है, तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। अब बेटा सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, बेटा पहले आप मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या, क्या एग्जैक्टली ऐसी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सपोलो, हैव वी ऑलरेडी रेड इट, यस। यहां तक किसी को कोई बेटा समस्या, दुख दर्द समस्या, इजी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो बेटा, जैसे ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, अभी अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ये सारे पॉइंटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब इसे समझो, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है बट कल की क्लास में और अभी आप पढ़ोगे भी कि एक्साइटेशन भी हो सकती है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेशन भी हो सकती है अगले न्यूरॉन की एंड इनहिबिशन भी हो सकती है, मतलब कि जो नेक्स्ट न्यूरॉन है वो डीपोलराइज भी हो सकता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो डीपोलराइज ना हो, मे बी उसमें कोई एक्साइटेशन ना हो। वो निर्भर करेगा कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे वाले हैं। जैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स तुमने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़े, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या तुमने लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़े एसिटाइल कोलिन। ऐसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, या आपका गाबा हो गया, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। एनसीईआरटी में बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दिए हुए, 1-2 एग्जांपल्स हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही बेटा आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो कि एक्चुअल में होते हैं सोडियम लिगैंड चैनल्स। तो यहां पे जो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये एक्ट करेगा एज अ लिगैंड, जो जाके अपने सोडियम लिगैंड चैनल से बाइंड करेगा, जिससे सोडियम की एंट्री होगी, जिसकी वजह से एक्चुअल में ना दूसरी वाली न्यूरॉन डीपोलराइज करती है। अभी आप समझोगे मैंने क्या बोला। से फॉर एग्जांपल बेटा मैं कह रही हूं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटेटरी वाला है, मान लो कि मैंने कहा ये एसिटाइल कोलिन है यार, और अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखवाऊंगी कि एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्चुअल में इसका जो ये बेटा रिसेप्टर है ना, ये जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इसका जो रिसेप्टर है वो सोडियम का लिगैंड चैनल है।
है ना, ऐसे समझो कि दिस इज एक्चुअली सोडियम लिगैंड चैनल। मैं लिखवा दूंगी सारे पॉइंट्स, पहले समझिए। जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एक्चुअल में किसकी एंट्री होगी? सोडियम की एंट्री होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा, सोडियम की एंट्री होने से इस वाले न्यूरॉन में क्या असर पड़ेगा? क्या सोडियम की एंट्री होने से, बेटा याद करो जो मैंने आपको कल की क्लास में शुरुआत में पढ़ाया था कि जैसे सोडियम की एंट्री होगी, क्योंकि यहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलस की तरह काम कर रहे हैं, यहां दूसरे न्यूरॉन के लिए तो यही न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलस का काम करेंगे ना यार। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड किए जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में है, जो एक्साइटेटरी के लिए सोडियम लिगैंड चैनल्स है, ये सोडियम की एंट्री कराते हैं -70 से -55, और -55 होते ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, जिससे कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज। इज इट द सेम थिंग? एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जैसे ही सोडियम की एंट्री होती है, इवेंचुअली ये वाली न्यूरॉन आगे जाके एक्साइट ही होगी, उसमें डीपोलराइजेशन ही होगी, -70 से -55 से +30 ही जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सिंपल। अब देखो, तुमने कल की क्लास में पढ़ा था, इसलिए तुम्हें ऑलरेडी आता है। और बिल्कुल उल्टा होता है बेटा। उल्टा क्या, अलग होता है। अगर आपकी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती है, गाबा हो गया, डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये क्या करते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वो होते हैं क्लोराइड लिगैंड चैनल्स। सपोलो वो होते हैं क्लोराइड लिगैंड चैनल। सोडियम लिगैंड चैनल से सोडियम एंट्री आ रही थी, क्लोराइड लिगैंड चैनल से क्लोराइड एंटर करेगा। लेकिन अगर क्लोराइड एंटर करेगा तो -70 से -55 नहीं जाएगा, -70 से और माइनस होगा। एक्चुअल में -70 से और माइनस, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन होती है, यानी कि वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। सो इजी बट सो कंसेप्चुअल एंड वेरी वेरी नाइस। मेरे को तो लगा ठीक है ना। बताओ यस एवरीबॉडी। वेरी गुड आमीना, वेरी गुड। यस मनस्वी, इशिका, मीशा, सुहेब, वेरी वेरी नाइस। बेटा समझ आ गया तो थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी है कमेंट सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो एक्सोसाइटोसिस, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड अब मैं 5th स्टेप यहां पे लिख रही हूं, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर मे बी अब हम लिख सकते हैं यहां पे एक्साइटेटरी and it may be सपोलो इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी हो सकते हैं और इनहिबिटरी हो सकते हैं, और उनके बेटा जो चैनल्स होते हैं वो अलग होते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर वापस से पूरा मैं आपको कंक्लूड कर दूंगी, ठीक है ना। तो एक्साइटेटरी, और जल्दी जल्दी बेटा मेरे साथ में हाथ चलाइए, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन तुमने पढ़े हैं उसी का एग्जाम्पल लिख देती हूं। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और यहां पे बेटा ये होते हैं फॉर एग्जाम्पल गाबा। फिर क्या होते हैं और गाइस, सेरोटोनिन, डोपामीन। अब मैम इसके लिए क्या होगा, बाइंड्स टू सोडियम लिगैंड चैनल ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहां पे होगा बाइंड्स टू क्लोराइड लिगैंड चैनल ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां पे सपोलो किसकी एंट्री होगी, सोडियम। यहां पे किसकी एंट्री होगी, क्लोराइड। यहां पे एक लाइन मिस हो गई है, बाइंड्स टू सोडियम एंट्री होगी, तो हम यहां पे लिख देते हैं इवेंचुअली डीपोलराइजेशन। इवेंचुअली तो डीपोलराइजेशन ही होगा,
यानी कि एक्साइटेशन होगा सपोलो, यानी कि एक्साइटेशन। और यहां पे बेटा क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन। मैं एक और लाइन लिखूंगी, ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट उसमें लिखूंगी हाइपर पोलराइजेशन मींस नो एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इनहिबिशन। एक्साइटेशन की जगह यहां पे लिख दो इनहिबिशन। एक हो गया इनहिबिशन, एक हो गया एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एक हो गया इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। पहले आप बेटा इसे नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं इस पेज को एक बार और आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है ना, कंक्लूड कर देती हूँ। देखो सबसे पहली चीज क्या हुई, न्यूरॉन से ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, 2-4 बार ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख चुके हो बेटा आप, है ना। इंपल्स ट्रैवल करके एक्सॉन के एंड तक आई, जब वो एक्सॉन के एंड तक आई तो आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम के चैनल्स थे, ये कैल्शियम के चैनल्स खुल जाएंगे मैम। जैसे कैल्शियम के चैनल्स खुलेंगे ना मैम तो कैल्शियम की एंट्री होगी, जैसे कैल्शियम की एंट्री होगी मैम इनटू द साइनेप्टिक नॉब, ये कैल्शियम ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को बोलेगा कि तुम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाओ, एक्सोसाइटोसिस कर दो। एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तो बेटा आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाएंगे आपके बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, क्योंकि ये गैप है ना, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे। और जैसे वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाला है या इनहिबिटरी वाला है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो अगले न्यूरॉन पे होंगे, जिस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा मैम। तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो उसके चैनल्स होते हैं सोडियम लिगैंड चैनल्स, और अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं क्लोराइड के लिगैंड चैनल्स। जैसे ही एक्साइटेटरी वाला सोडियम के लिगैंड चैनल से बाइंड करेगा तो सोडियम की एंट्री होगी, जब सोडियम की एंट्री होगी तो मैम वही वाली कहानी होगी कि -70 से -55 सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज्ड, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। बट अगर क्लोराइड की एंट्री होगी मैम तो -70 से और माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले आयंस आए हैं तो -70 से हो जाएगा -90, दैट इज कॉल्ड एज बेटा हाइपर पोलराइजेशन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। बात खत्म। एनसीईआरटी की रीडिंग डन करेंगे और बेटा शुरू करेंगे आपका ब्रेन का टॉपिक, ठीक है ना। यस आप इसे नोट कर लीजिए, एक लाइन मुझे इस फ्लो चार्ट में और लिखनी है, ठीक है ना, एक लाइन मुझे इस फ्लो चार्ट में और लिखनी है। अगर आपने डन कर लिया होगा ना तो मुझे एक थम्स अप बस दे देना, सपोलो। डन, सारे बच्चों का डन, पक्की बात। बहुत बढ़िया, बहुत सारे थम्स अप आ गए। तो मैं एक्साइटेशन के लिए यहां पे बना रही हूं जो जैसा फ्लो चार्ट आपने लिखा हुआ है, और उस इनहिबिशन के लिए यहां पे बना रही हूं। तो एक्साइटेशन के लिए आप लिखोगे क्या, नोन एज EPSP, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, PSP। और यहां पे बोलोगे I नोन एज IPSP, it is called as inhibitory post synaptic potential, IPSP, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग में आपको दिखा दूं, ये देखो, क्योंकि उसका तो आपने ड्राइंग बनाया हुआ है, इसका भी थोड़ा सा बना ही लो। जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड के बेटा अगर चैनल्स हुए है ना, तो ये क्लोराइड के चैनल से, क्लोराइड लिगैंड चैनल से मान लो ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर था,
मान लो ये गाबा था, इससे क्या होगा मैम, इससे क्लोराइड की एंट्री होगी। अब यहाँ तो मेम्ब्रेन -70 थी, क्लोराइड की एंट्री से ये -70 बेटा -90 पहुंच जाता है, जो कि हाइपर पोलराइजेशन का केस है। सिंपल, खत्म बात, ठीक है ना। उसके लिए तो आपने बनाया हुआ है, उसके लिए तो आपने कल की क्लास में भी समझा हुआ है, ठीक है ना। दैट्स इट, खत्म। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करेंगे, भले ही बेटा ये बार बार रिपीटेड टॉपिक है, बट इट्स ओके, वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, लेट अस रीड एनसीईआरटी। कोई हमारी ट्रेन तो छूट नहीं रही है बेटा, है ना। तो हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ह्यूमन ब्रेन। अब ऑब्वियसली बहुत सिर्फ ब्रेन ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सब खत्म कर दिया है बेटा, सब डिलीट कर दिया है, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, आई, ईयर, तो लास्ट ब्रेन का टॉपिक ही बचता है इस चैप्टर में। तो फटाफट से शुरू करेंगे बेटा, छवियां बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेन में भी आप देखोगे ना बेटा, अगर जो चीज सच में दी हुई है डिटेल में अगर आप पढ़ोगे, सबसे बड़ा पैराग्राफ 4 ब्रेन के लिए दिया हुआ है, मिड ब्रेन 4 लाइन, हाइंड ब्रेन 4 लाइन, खत्म ब्रेन का टॉपिक। 2-2 लाइन ही दी हुई है मेरे ख्याल में, तो ठीक है ना। डन कर लिया है सारे बच्चों ने? एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सारे बच्चे सीधे सीधे एकदम सिट स्ट्रेट बैठेंगे, सिट स्ट्रेट बैठेंगे। कोई शब्द होता है क्योंकि मैंने कहा है तो होता ही है, ठीक है ना। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, पानी वानी पीजिए और जगे रहिए। मुझे लगता है बीच बीच में चक्कर लगाना पड़ता है, जागते रहो, ठीक है ना। एट केमिकल साइंस, देखो ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, ये रहा कि एक्सॉन टर्मिनल कंटेन, थोड़ा और ब्राइटनेस कम कर देते हैं, कि एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्सॉन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए वेसिकल्स होते हैं। व्हेन एन इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल, जब एक्सॉन टर्मिनल तक इंपल्स ट्रैवल करके आता है, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड द मेम्ब्रेन टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां अपने लिए पॉइंटर लिख लो, क्लोराइड चैनल से क्लोराइड की एंट्री होती है, जिसकी वजह से ये फ्यूजन होता है। The released neurotransmitter bind to their specific receptor present on the postsynaptic membrane. Postsynaptic membrane में वो bind करता है. This binding open the ion channels, allowing the entry of the ions which can generate a new potential in the postsynaptic membrane. तो यहीं पे लिख लो, ये जो आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम के भी हो सकते हैं, क्लोराइड के भी चैनल्स हो सकते हैं। अगर एक्साइटेटरी है तो मैम इसमें ये वाले होंगे, और अगर मैम ओपन, और अगर मैम इनहिबिटरी है तो ये वाले चैनल्स ओपन होंगे, जिसके बदौलत बेटा इनहिबिटरी, इसके बदौलत द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी इधर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। बात खत्म। एनसीईआरटी तो बेटा कट शॉर्ट बिल्कुल ऐसे ही निपटा देती है। अब एनसीईआरटी के डायग्राम की भी देख लो बेटा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपकी एक्सॉन टर्मिनल तक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करके आई। आपको एक एक चीज लेबल के लिए भी पूछ सकते हैं। एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है जिनके अंदर केमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जहां से रिलीज होगा, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जहां पे बाइंडिंग होगी। ये दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इन तीनों को मिला के साइनेप्स बोलते हैं। रिसेप्टर्स दिखाए हुए, न्यूरोट्रांसमीटर दिखाया हुआ। बात खत्म, बात खत्म। शुरू करते हैं बेटा, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास होते तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बट ऑफ कोर्स एनसीईआरटी ने केवल और केवल ब्रेन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हम शुरू करें? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। अब ब्रेन में बेटा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लर्न ही होने चाहिए, है ना, याद होने चाहिए कि अच्छा यहां पे अगर फ्रंटल लोब है तो वो इस चीज को कंट्रोल करता है, अच्छा पेराइटल लोब है तो वो इस चीज को कंट्रोल करता है। तो यू हैव टू बेटा मेमोराइज। So I am very sure your brain is going to help in memorize the brain, okay? Because we are talking about brain, so use your brain to learn the brain, okay? चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। अब बेटा एनसीईआरटी तो भाई डायरेक्टली दे देती है, कुछ कुछ चीजों को हमें बेटा पढ़ते हुए चलना है ताकि हमें टॉपिक की अच्छी क्लैरिटी हो, इन डेप्थ क्लैरिटी हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट हैज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहां से बने हैं बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफ यू रिमेंबर एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम कॉर्डेट्स हैं, हम लोग कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि कॉर्डेट के पास मैम एक होता है नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एंड नर्व कॉर्ड भी होता है हमारे पास, और दोनों ही स्ट्रक्चर बेटा हमारे डॉर्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डॉर्सल साइड पे मौजूद स्ट्रक्चर्स होते हैं।
अगर तुम इसे इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट से कंपेयर करोगे, क्या नर्व कॉर्ड आपके कॉकरोच में भी था? बिल्कुल था मैम, लेकिन उनके पास होता है डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड। रिमेंबर दैट, उनके पास दो होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं, सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है। हमारा नर्व कॉर्ड होता है सिंगल डॉर्सल हॉलो। हमारा जो नर्व कॉर्ड होता है वही डिफरेंशिएट करता है इनटू आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो नर्व कॉर्ड होता है वो न्यूरल ट्यूब बनाता है, न्यूरल ट्यूब से आगे जाके बेटा हमारा, अब ये कहानी क्या एनसीईआरटी में दी हुई है? नहीं। आई एम सो सॉरी, ये कहानी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है बेटा, लेकिन हमें करनी है। मतलब करनी क्या है, बहुत शॉर्ट में करनी है बेटा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन एंड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ सारा जिक्र है बेटा आपके ब्रेन का। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताए कि अगर हम अपने कॉर्डेट्स की बात करें, अपने कॉर्डेट्स मतलब हम कॉर्डेट्स ही हैं, लिखना है बेटा, इसे लिखो। तो हमारे पास बेटा क्या होता है, सिंगल डॉर्सल पोजीशन वाइज हॉलो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। और मैम यही नर्व कॉर्ड जो होती है ना, आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट होती है। तो आज के डेट में हमारे पास यही नर्व कॉर्ड का डिफरेंशिएशन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्व कॉर्ड फॉर्म्स, वैसे तो ये न्यूरल ट्यूब बनाती है और इसी का आगे वाला हिस्सा ब्रेन बनाता है और पीछे वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। डिफरेंशिएट्स इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमारे पास मैम एक स्ट्रक्चर था जिसे हम कहते थे नर्व कॉर्ड, सिंगल है। ये नर्व कॉर्ड जो है मैम ये फॉर्म करता है न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब वर्ड शायद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या कहीं पे यूज तो हुआ होगा, और इसी से तुम समझ पा रहे हो कि मैम ये जो न्यूरल ट्यूब का ये स्वालोन वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यही एक्चुअल में बेटा ऐसे डिफरेंशिएट होता है। देखो, फिर ये बना लेता है ब्रेन, और ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है सपोलो। ये कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, आप लिख सकते हो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन ऐसे बनेगा, और ये बन जाएगा बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज योर ब्रेन, दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लंबा है, मैं इतना लंबा नहीं बना रही हूं, है ना। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। किसी को इसमें कोई दुख दर्द समस्या? ये मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारी डेवलपमेंट जो हो रही है ब्रेन की वो कैसे हो रही है, नर्व कॉर्ड से हो रही है। हमारे पास एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं, हमारे पास होता है सिंगल, हमारे पास होता है डॉर्सल, हमारे पास होता है हॉलो नर्व कॉर्ड। वी हैव सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यही नर्व कॉर्ड आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट होती है। तो हमारे पास जो नर्व कॉर्ड होता है मैम, पहले वो एक न्यूरल ट्यूब बनाती है, न्यूरल ट्यूब का आगे वाला जो हिस्सा है वो जाके ब्रेन में डिफरेंशिएट हो जाता है। और मैंने 3 पार्ट्स ऐसे क्यों बनाए ब्रेन के, क्योंकि हमारे पास होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और ये वाला हिस्सा आगे जाके बनाता है स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गई बेटा बात? नाउ अब एनसीईआरटी ने बहुत कट शॉर्ट करके दिया है, बट एनसीईआरटी की लाइंस को लिखना जरूरी है। बिफोर वी मूव इनटू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एनसीईआरटी ने कुछ जनरलाइज्ड बातें लिखी हुई है। क्या जनरलाइज्ड बातें लिखी हुई है? एनसीईआरटी ने कहा है कि जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है, मतलब वो कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को। जैसे कौन कौन से फंक्शंस एनसीईआरटी ने जनरलाइज दिया हुआ है, हमारी वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी बैलेंसिंग को कंट्रोल कर रहा है, हमारी जो इंटरनल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारी बेटा किडनीज दी हुई है, लंग्स दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है, इनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि ये आपके टेम्परेचर रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन करता है। एनसीईआरटी कहती है ये आपके बहुत सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, ये आपके बेटा ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरलाइज करके एनसीईआरटी ने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हुए, पहले हम वो कवर करते हैं, फिर हम बेटा, तो ये ऑफकोर्स ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन अगर तुम देखोगे ना, जैसे अखरोट देखा होगा तुमने, अखरोट तो वॉलनट लाइक होता है, वॉलनट इज अखरोट, तो ब्रेन इज लाइक वॉलनट।
एंड ब्रेन ऑफ कोर्स इज प्रोटेक्टेड, ये आप पढ़ चुके हो। दिस हार्ड स्कल का, ये स्कल के अंदर, स्कल का जो पार्ट है आपका क्रेनियम, बेसिकली क्रेनियम जिसे हम ब्रेन बॉक्स कह रहे हैं, तो ये ब्रेन बॉक्स के अंदर एक्चुअल में आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। आपको बेटा, वैसे तो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, या मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक एनिमेशन शायद देखी हो, अगर आप सच में क्यूरियस होते हैं और सच में यूजफुल एनिमेशन कभी देखते हैं, तो आपने ब्रेन की कवरिंग्स को देखा होगा। कभी कोई ब्रेन की सर्जरी तुमने देखी है क्या? हाँ, सर्जरी मतलब देखी, मतलब एनिमेशन में, ऐसे कैसे देखोगे तुम? एनिमेशन कभी यूट्यूब पे कुछ देखा है? क्योंकि मैंने एक दो बेटा जो देखे हैं, खास करके ट्यूमर रिमूवल के, वो माय गॉड भाई बहुत खतरनाक होते हैं और नेक्स्ट लेवल होते हैं भाई। आप सोच के देखो, स्कल को काट के, फिर मैं एक्चुअली बताना ये चाह रही हूं और ये नोट कर लिया है तो मुझे बताना, फिर जब आप स्कल को खोलते हो तो अंदर आपको ना वो कवरिंग्स मिलती है जिन्हें आप मेनिंजेस कहते हैं। फिर वो ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर, अराकेनॉइड, पिया मैटर। एंड जब भी मैं ऐसी कोई वीडियोस देखती हूँ ना, तो वैसे आई ऑफ कोर्स एवरीबडी रिस्पेक्ट्स डॉक्टर, बट जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता है कितने स्किल्स, कितनी नॉलेज, कितनी एजुकेशन, कितनी प्रिसीजन चाहिए होगी कि कोई बेटा ये काम कर रहा है भाई। हैट्स ऑफ। एंड आई एम श्योर आपकी क्लास में से भी बेटा, ईश्वर करे कि पढ़ लिख के बहुत सारे तगड़े तगड़े न्यूरो सर्जन बने बेटा, और है ना, पर भाई देख के बहुत खतरनाक भी लगता है भाई, बहुत खतरनाक काम है। डन डन कर लिया है? यस एवरीबॉडी? दिखाओ मैम, क्या दिखाऊं? अच्छा मैं आपको, नहीं बेटा एक्चुअली ना कोई स्पेसिफिक ऐसे वीडियो थी नहीं मेरे पास जहां मैं आपको ये दिखा पाऊं, और वो एक्चुअल ब्रेन का है। आप खुद बेटा यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे, काफी सारे वीडियोस होते हैं, ठीक है ना। यस, प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ है? कोई बच्चा कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट। बेटा एक बार ही बताओ कहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? कह रहा है स्लाइड नंबर 7 प्रिंटिंग मिस्टेक। 7 पे तो एनसीईआरटी की रीडिंग है, कहीं पे कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो गई है क्या? बता दो। तो हम बेटा अब देखो, ये यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो ना एक बारी, कहीं पे लिखने में कोई दिक्कत है? ओ, एनसीईआरटी में क्लोराइड चैनल की जगह कैल्शियम चैनल लिख दिया है। कहां? अच्छा ये कैल्शियम उल्टा लिख दिया, कैल्शियम की एंट्री होती है। अच्छा ठीक है, अभी कैल्शियम की एंट्री होगी, ठीक है, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ जाएं। अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं किससे? हम शुरू कर रहे हैं ब्रेन से, ठीक है। एक एक स्लाइड पढ़ाने के बाद एक बारी चैट्स ऑन कर दिया करूंगी इन केस इफ देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर ब्रेन, दिस इज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। अनलाइक कॉकरोच, कॉकरोच में तो मुंडी काट भी दी जाए इट कैन स्टिल सर्वाइव, वैसे तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो आपका ब्रेन है, हमारे केस में तो वैसे बिना इसके भी काफी लोग सर्वाइव कर जाते हैं और आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए बॉडी का पूरा कंट्रोल आपके बेटा ब्रेन के पास है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये वॉलनट यानी कि अखरोट, वॉलनट लाइक, आपने वॉलनट अखरोट तो देखा ही होगा, बिल्कुल जैसे ऐसे 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 दिखता है ना, वैसे आपका ब्रेन भी दिखता है। अभी मैं पढ़ाऊंगी सेरिब्रम खास करके। एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड ब्रेन बॉक्स, प्रोटेक्टेड इनसाइड बेटा ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स जिसे हम कहते हैं सपोलो क्रेनियम, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। दिस इज द ब्रेन बॉक्स, ओके जी, ठीक है। अब करते हैं चैट्स ऑफ। दिस इज द क्रेनियम जिसके अंदर ही आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। अब बेटा वेरियस एक्टिविटी में थोड़ी जनरलाइज बातें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, पहले मैं आपको जनरलाइज बातें कुछ कुछ बताती हूं। तो वेरियस एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, फटाफट से ऐसे लिखो, हमें इंडिविजुअली हर एक पार्ट के बारे में तो लिखना ही है, बट अभी जनरलाइज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। मैम कौन कौन सी चीजें ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे कि एज पर एनसीईआरटी कुछ पॉइंटर्स हम अगर लिखना चाहें, वेरियस वॉलेंट्री
मूवमेंट्स, आपकी बॉडी बैलेंसिंग, सेरिबेलम करता है बॉडी बैलेंसिंग, मतलब आपकी जो बॉडी बैलेंसिंग की इंफॉर्मेशन आती है, वैसे तो इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंसिंग, वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन उसके पास आती है। बॉडी बैलेंसिंग है ना, कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ internal vital organs like kidney, lungs एक्सेट्रा कर लो, जगह नहीं है, ठीक है ना। देन थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन, नीट में आए हुआ 2 बार सवाल। थर्मो रेगुलेशन स्पेसिफिकली अभी जब मैं आपको लिखवाऊंगी तो हाइपोथैलेमस करता है। सपोलो आपको भूख लगी, प्यास लगी, थर्स्ट एंड हंगर, ठीक है ना। फिर आपका सर्कैडियन 24 आवर सर्कैडियन रिदम क्या ही बताएं, हंसी आ रही है ये बोलते वक्त में। 24 आवर सर्कैडियन रिदम, स्लीप वेक साइकिल गाइज, स्लीप वेक साइकिल, ठीक है ना, जो बेटा ठिकाना ही नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो नॉर्मल ह्यूमंस का होना चाहिए, हम डायर्नल एनिमल्स है, आपको पता ही है हमारा कितना अच्छा रिदम है ना। और फिर बेटा इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है यार, आपके वेरियस फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर लेता है पिट्यूटरी को, फिर फर्दर कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको भी कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कहोगे कौन सा है मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन बिहेवियर। कितना भी पढ़ लो गाइज, बस इतना ही लिखना है। पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगी, बिहेवियर, और ये बहुत जनरलाइज्ड है, ये बहुत जनरलाइज्ड है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, पर मैंने मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी के पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए। आप बहुत सारी बेटा चीजें लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे पॉइंटर्स इसमें लिख सकते हो जो आपकी बेटा ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, आपके पास बेटा इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। और ह्यूमन बिहेवियर तो भैया पढ़ने से सिर्फ थोड़ी आता है, कई लोग एजुकेशन तो भैया भर भर के किताबी नॉलेज भर रहे हैं और दिमाग में कचरा भरा है, और कचरा दिमाग में रखते भी नहीं है बेटा, वो कचरा दूसरों को दिखाते भी है कि देखिए हमारी सोच ऐसी है, सुनिए जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो आपका ह्यूमन बिहेवियर, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको एंगर, रेज, प्यार आ रहा है, मोटिवेशन है, फियर है, ये सारी बेटा आपके इमोशंस आपके ब्रेन से कंट्रोल हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इंडिविजुअली कौन किसको कंट्रोल करता है वो तो अभी हम पढ़ेंगे। सो दीज आर द जनरलाइज्ड बेटा फंक्शन। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है तो बहुत सारी फंक्शनिंग को बेटा ये कंट्रोल करता है। ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि मैम मेरे को एक एक पॉइंटर रटने हैं क्या भाई, ये तो भाई बहुत इजी इजी पॉइंट्स है ना, जनरलाइज्ड, आपको भी पता है कि ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होगा। हाँ, अभी मैं आपको जब बेटा ब्रेन के पार्ट्स पढ़ाऊंगी ना कि फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन क्या करता है, उसमें पॉन्स क्या करेगा, उसमें सेरिबेलम क्या करेगा, सेरिब्रम क्या करता है, हिपोकैम्पस क्या करता है, तो आपको इंडिविजुअल फंक्शंस अगर एनसीईआरटी में दिए हुए तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। नाउ ये जनरलाइज जो आपने ब्रेन के फंक्शंस पढ़े, अब मैं पहले आपको ब्रेन के कुछ कवरिंग्स बताऊंगी जिसे हम क्रेनियल मेनिंजस कहते हैं। एनसीईआरटी ने दिए हुए 3 मेनिंजस होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डन डनाडन डन कर लिया है तो थम्स अप दे दो बेटा, ठीक है ना। डन डनाडन डन एवरीबॉडी, थम्स अप दे देना फटाफट से फटाफट से फटाफट से, ठीक है। और ब्रेन बनाना है, जो आपके एनसीईआरटी में ब्रेन का डायग्राम दिया आपने इस बार नीट में देखा ना, और आगे पहले भी आया हुआ है बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख के कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ब्रेन का डायग्राम कैसा सा है,
पर लेबलिंग हमेशा हर एक छोटे से छोटे डायग्राम की देख के जाना बेटा। आप पूरा फंक्शन पढ़ लेते हो, सारी चीजें आपको याद होती है, बट अगर आप अच्छे से देख के लेबलिंग नहीं जाओगे, वहां पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। कॉर्पस कैलोसम कहाँ लेबल किया है, थैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ लेबल किया है, मिड ब्रेन कहाँ लेबल किया है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ लेबल किया है, तो देख के जाना है। थोड़ा सा हम बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल डायग्राम वेरी गुड। चलो चलो अब हम करते हैं बेटा कि we are going to talk about cranial meninges. Cranial meninges. Brain has some protective coverings और नेमली, ये सारे जो मेनिंजेस के नाम होते हैं आप बना भी सकते हो ऐसे। मान लो कि नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है, ऐसा कुछ है नहीं। ये स्कल हो गया, मतलब ये क्रेनियम हो गया, और क्रेनियम को काटते ही बेटा बंदे के अंदर आपको एक टफ हार्ड और थिक फाइब्रस लेयर मिलती है, जिसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे एक थोड़ी सी खाली स्पेस होती है, उसके बाद आपको एक लेयर मिलती है। इसको किस कलर से बनाऊं? ग्रीन कलर से बनाती हूँ, जो थोड़ी सी ना वेब्ड होती है, जाल जैसा होता है। इसे कहते हैं अराकेनॉइड। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है गाइस, एक और बार ट्राई करते हैं। आपको बनाना है सपोलो, बनाओ। ये थोड़ा सा ना वेब्ड होता है, जाल। और आप एक्चुअल में कभी वीडियोस भी देखोगे ना, सच में ये ऐसा ही दिखता है। और आप अगर ड्यूरा मैटर को देखोगे तो वो बहुत ही थिक लेयर दिखती है जो आउटर मोस्ट है। मैं यहां तक कि पहले आपको लेबलिंग करती हूँ, है ना। देखो ये मैंने बोला कि ये है तो है आपका स्कल, आपकी क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। अब उसके क्रेनियम के अंदर बाहर से अंदर की तरफ आपसे बेटा, या अंदर की बाहर की तरफ आपको लेयर पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो मेनिंजेस है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर एंड ड्यूरा मैटर is outermost tough thick fibrous layer। ड्यूरा मैटर के नीचे खाली स्पेस है सपोलो, उस खाली स्पेस के बाद ये ग्रीन वाली लेयर मैंने बनाई है, जिस ग्रीन वाली लेयर को एक्चुअल में बोला जाता है सेकेंड लेयर कॉल्ड एज अराकेनॉइड। So arachnoid is middle and it is webbed, ठीक है। और अराकेनॉइड के बाद बेटा सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, जो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो ब्रेन के ही तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी ना। इसे ऐसे बना लो। सो द लेयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन इज कॉल्ड एज द पिया मैटर। और यहां अंदर आपका क्या है बेटा, हियर यू विल हैव द ब्रेन, ठीक है ना। दिस इज द नंबर 3 लेयर। पूछा जाता है कौन सी लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू है, दिस इज पिया मैटर या पाया मैटर। दिस इज द इनरमोस्ट
डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ ब्रेन। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ड्यूरा मैटर अराकिनॉइड के बीच में एक खाली स्पेस बनाया हुआ है मैंने, और अराकिनॉइड और पिया मैटर के बीच में भी मैंने एक खाली स्पेस बनाया हुआ है। या तो तुम बोल लो ड्यूरा मैटर की नीचे वाली स्पेस, यानी कि येलो वाली लेयर की नीचे वाली स्पेस, इसे बेटा बोला जाएगा सब ड्यूरल स्पेस। इसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस बिलो द ड्यूरा मैटर। सब का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब भी होता है बिलो। सब ड्यूरल स्पेस, दिस इज बिलो द ड्यूरा मैटर या बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अराकिनॉइड। एंड एक लेयर तुम्हें दिख रही है बेटा जो तुम्हें अराकिनॉइड के नीचे दिख रही है, या तो अराकिनॉइड के नीचे यानी कि सब अराकिनॉइड स्पेस बोल लो, और या तो बेटा ये बोल लो कि ये बिटवीन अराकिनॉइड एंड पिया मैटर, इन दोनों के बीच में है सब अराकिनॉइड स्पेस। जो सब अराकिनॉइड स्पेस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब अराकिनॉइड में आपके पास होता है सीएसएफ, एक ऐसा फ्लूइड जिसे आप सीएसएफ बोल रहे हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है बेटा वो बहुत सारे फंक्शंस करती है और सिर्फ सब अराकिनॉइड स्पेस में नहीं है। इसमें जो मैं कह रही हूं कि इट हैज एक फ्लूइड जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हो। आपको मैं एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जब मैं पूरा ब्रेन आपको पढ़ा लूंगी तो मैं आपको ब्रेन पढ़ाने के बाद लास्ट में ना एक डायग्राम बनवाऊंगी विच इज वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर भी कुछ खाली स्पेसेस होती हैं बेटा जिन्हें वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कहा जाता है, नॉट हार्ट। लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके सब अराकिनॉइड स्पेस में भी है और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बहुत सारे काम होते हैं। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके बेटा ब्रेन को, जितने भी बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, बहुत सारे फंक्शंस ये सीएसएफ एक्चुअल में कर रही होती है। एंड सीएसएफ इज आल्सो बेटा फॉर्म्ड बाय फिल्टरेशन ऑफ योर ब्लड। एनसीईआरटी ने हालांकि ये नहीं दिया हुआ, बेटा थोड़े थोड़े से पॉइंटर्स आप इसके बारे में भी लिख लो। CSF is cerebrospinal fluid, not only present here beta, actually it is also present in spaces, जो हम लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट में जब ब्रेन पढ़ लेंगे ना तब करेंगे। CSF क्या कर रही है सपोलो? नंबर 1 नरिशमेंट टू ब्रेन टिश्यू, देन removal of excretory waste, then act as a shock absorber, that's it। अब हम बेटा पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना, और फिर बेटा हम आगे ब्रेन के पार्ट्स में जाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। पहले आप यहां तक डन कर लो, ठीक है ना। हो जाए तो बेटा थम्स अप दे देना। डन, ऑल क्लियर। सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? सारे बच्चों ने कर लिया बेटा। तो ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट टफ थिक फाइब्रस, अराकिनॉइड सेकंड, एंड इनर मोस्ट जो ब्रेन के कांटेक्ट में होती है दैट इज पाया मैटर। पाया मैटर जो ब्रेन के कांटेक्ट में वो हाईली वैस्कुलर लेयर भी होती है, लिख सकते हो। वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं है। जो डायरेक्टली ब्रेन के कांटेक्ट में है हाईली वैस्कुलर लेयर होती है पिया मैटर। थोड़ी सी वेब्ड होती है आपकी बेटा सेकंड वाली लेयर, जाल जैसा होता है अराकिनॉइड।
फिर मैंने बोला ड्यूरा मैटर और अराकिनॉइड के बीच में सबड्यूरल स्पेस, जिसमें सीएसएफ नहीं होता, लेकिन अराकिनॉइड और पिया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसे आप कहते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस। सब अराकिनॉइड में सीएसएफ भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, दैट हैज वेरियस फंक्शंस। एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन इन डिटेल। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी है और तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट का भी काम करता है। सारे बच्चों ने डन कर लिया है, बहुत ही शानदार। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट बेटा लास्ट के कुछ बेटा चंद मिनट्स आप लोगों को बिल्कुल अटेंटिव होके पढ़ना है। और मैं आपसे कह रही हूं चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे कंसेप्चुअल हो, पेपर में सब कुछ पूछा जाएगा, आपको सब कुछ आना चाहिए। ईच एंड एवरी मिनट इन ऑफ योर क्लास शुड बी प्रोडक्टिव। तो अटेंशन के साथ में अब एनसीईआरटी को भी सुनिए क्योंकि ये भी रिवीजन है। द ब्रेन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। It controls generalized voluntary movements. It controls balance of the body. It controls vital functioning of vital involuntary organs, lungs, heart, kidney, temperature regulation, hunger, thirst, circadian rhythm, 24 hours biological clock, activities of several endocrine glands, human behavior. ये जो बात दी हुई है ना, ये अभी मैं पढ़ाऊंगी। It is also the site of processing of vision. यहां होता है आपके ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन में। विजन आप जो देख पा रहे हो, ऑडिटरी आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को यहां लेके आती है। हियर यू हैव द ऑसिपिटल लोब जहां पे विजुअल प्रोसेसिंग होती है। हियरिंग आपकी यहां पे होती है, टेम्पोरल। तो जब हम आपको पढ़ाते थे आई और ईयर तो हम ये वाली चीज आपको बताते थे क्योंकि उसमें बताना था। आपकी स्पीच, आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, ये सारी चीजें आपके बेटा ब्रेन से ही प्रोसेस होती है। अब फ्रंटल लोब होता है वो आपकी बेटा लॉजिक, रीजनिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन है ना, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड स्पेसिफिकली द क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। इनसाइड you have cranial meninges consisting of outer layer called as dura mater, very thin middle layer called as arachnoid. Dura mater is very thick, arachnoid thin, inner which is in direct contact with the brain tissue is called as pia mater. Brain can be divided into forebrain, midbrain and hindbrain that we will be discussing. और अगर आपको पहले मैं एनसीईआरटी दिखा दूं तो एनसीईआरटी ने कितना दिया हुआ है, ये आपके फोरब्रेन के लिए दिया हुआ है, ये आपके मिड ब्रेन के लिए दिया हुआ है, ये आपके हाइंड ब्रेन के लिए दिया हुआ है। खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है ना। एनसीईआरटी जानना भी जरूरी है। और ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर डायग्राम दिया हुआ है तो हम इसको भी अभी कवर करेंगे, थोड़ा सा बना के देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यही वाली बात जो एनसीईआरटी ने अभी कही हुई है कि ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सो ब्रेन ऑफ कोर्स इज डिवाइडेड इनटू बेटा 3 पार्ट्स। ओके, लिखते हैं बेटा, लिखते हैं, फटाफट से लिखो इसको। ब्रेन इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 parts. What are the 3 parts? एक्चुअल में बेटा आपने ये जो डायग्राम देखा था ना, जो मैंने अभी पीछे बनाया था, न्यूरल ट्यूब, अरे यार, हाँ बनाना है क्या? यस, आपके मन को मैं पढ़ रही हूं, एब्सोल्युटली बनाना है, ठीक है। सपोलो ये क्या है, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट फोरब्रेन, एनसीईआरटी वाला भी बनाएंगे भाई। ये है मिड ब्रेन, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो ऐसा ही दिखता है। और ये है हाइंड ब्रेन। अब पहले मैं एनसीईआरटी लिखूंगी कि एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया हुआ है। एज पर एनसीईआरटी सेज फोरब्रेन हैज सेरिब्रम, इट कंसिस्ट ऑफ, अभी मैं रीड कराऊंगी। एनसीईआरटी सेज इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, एनसीईआरटी सेज इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। पहले एनसीईआरटी जिंदाबाद, है ना। एनसीईआरटी ने तो यही बात कही है।
बीच में चुपके से कुछ और बातें भी ऐड कर दी है, बट स्टार्टिंग की लाइन अगर पढ़ोगे, इट कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसमें बहुत सारी चीजें होती है बेटा, अभी मैं बताऊंगी आपको। मिड ब्रेन में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इट हैज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, बताऊंगी अभी, बस लिखो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। और एनसीईआरटी सेज हाइंड ब्रेन हैज पॉन्स वैरियोली भी बोलते हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना, दिस इज एज पर एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है हम एक नोट डाल के लिखेंगे, खास करके फोर ब्रेन के लिए ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। वैसे फोर ब्रेन में क्या क्या होता है ना मैम, फोर ब्रेन हैज, और इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे करके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसीलिए उन्हीं को ज्यादा डिस्कस भी किया है। एक्चुअल में इसमें होता है सेरिब्रम, इसमें होता है आपके पास हिपोकैम्पस, इसमें होता है आपके पास एमिगडेला, ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें होता है आपके पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस, जो कि नॉन न्यूरल पार्ट होता है एक्चुअल में। एपीथैलेमस, भाई जगह की कमी पड़ गई, एपीथैलेमस। और देखो इन तीनों को ना एक साथ मिला के एक्चुअल में बोला जाता है, ऑल दीज थ्री दे आर कॉल्ड एज डायेनसेफेलॉन। और ये डायेनसेफेलॉन केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में बेटा यूज भी होगा। डायेनसेफेलॉन एक्चुअल में ना इनके बेटा अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी ने क्योंकि उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी तो सिंपली कहती है तीन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपके पास सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विद कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, हाइंड ब्रेन हैज पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया कि एक्चुअल में फोर ब्रेन में सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, ऑल्फैक्टरी लोब्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस, इनको एक साथ में बोला जाता है डायेनसेफेलॉन। ये वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायेनसेफेलॉन वर्ड यूज किया जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो लास्ट चैप्टर है उस वाले पार्ट में, ठीक है ना। पहले आप इसे बना लीजिए, जब बना लेंगे तो बेटा मतलब अभी तो मैंने सिर्फ लिखवाया है बेटा, अभी मैं इसको डायग्राम से पहले आपको पहले बनवाऊंगी। पहले आप मुझे बता दीजिए किसी को कोई दुख दर्द समस्या यहां तक, या अब बेटा बनाना स्टार्ट करें ब्रेन का डायग्राम जो हमारे यूजुअली हम एडल्ट्स में बनाते हैं, ठीक है ना। डन एवरीबॉडी, डन एवरीबॉडी, लिख लिया है सारे बच्चों ने, ठीक है। और डायग्राम जो बनाओगे ना बेटा वो पेंसिल से बनाना डायग्राम। आपको आप कोई सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं लिख रहे हैं कि आपको सब्जेक्टिव पेपर में डायग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव पेपर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डायग्राम इसीलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ी सी बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम की भी हम वैसा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एनसीईआरटी के डायग्राम को आप एटलीस्ट एक बार बना के देख लो, फिर एनसीईआरटी से जब रीड करेंगे तो रीड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। यस, जो ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है, और ब्रेन में फोर ब्रेन में भी सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेरिबेलम बेलम को बोला जाता है लिटिल ब्रेन, ठीक है ना। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। जो तुम ब्रेन को इमेजिन करते हो ना सपोलो, तो क्या इमेजिन करते हो, जो तुम ब्रेन को सोचते हो तो जो चीज तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आती है ना वो सेरिब्रम आती है। तुम्हें लाइट पिंक कलर का जो ऐसे फोल्ड स्ट्रक्चर जो भी तुम इमेजिन कर पाते हो, दैट इज सेरिब्रम, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और वही जो तुम्हारा सेरिब्रम है ना,
उसी सेरिब्रम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जिनको तुम लोब्स बोल रहे हो ना, फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया। उनमें लोब्स जो है ना वो अलग अलग रीजन्स हैं, जिनमें तुम्हारी अलग अलग चीजों की अलग अलग चीजें कंट्रोल होती है, कमांड होती है वहां से, डिफरेंट रीजन से। कोई मेमोरी, स्पीच, इंटेलिजेंस, लॉजिक, रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई सेंसरी इनपुट्स, आपको हॉट, पेन, कोल्ड, ये सारी सेंसरी इनपुट्स कहीं पे आती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है। कहीं पे विजुअल इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसकी प्रोसेसिंग होती है। कहीं पे हियरिंग की जो इनपुट्स आ रही है, टेस्ट की जो इनपुट आ रही है, स्मेल की जो इनपुट आ रही है बेटा, वो प्रोसेसिंग हो रही है। सो दैट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट रीजन्स ऑफ योर सेरिब्रम। अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यस एवरीबॉडी कह रहे इमेजिन नहीं हो पा रहा बेटा, उसके लिए बेटा होना भी तो चाहिए। अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि पढ़ तो ब्रेन के बारे में रही है, अब मैं बोल रही हूं कई लोग बेटा इसके भी काम चला रहे हैं गाइस। क्या ही बोला जाए, पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है ना। मैं तो बेटा मिटा मुटू के बना लूंगी, तुम फिर रोओगे, ठीक है ना। सजाइटल सेक्शन बना रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जैक्टली वैसा, जितना स्पेस लिया हुआ है, ठीक है ना। बनाओ, चलो बनाओ, पहले बनाओ फिर बताती हूं, लेबल करते करते बताऊंगी, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं बोल रही हूं बेटा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। जितनी चीजें बेटा हमें जरूरत थी ब्रेन में बनाने के लिए, बहुत बड़ा डायग्राम बनाया मैंने, बहुत बड़ी बुद्धि बना दी है मैंने, ठीक है ना, उतनी चीजें हम बना चुके हैं। सो दिस इज द बंदे का वेंट्रल साइड, दिस इज द बेटा डॉर्सल साइड। तो अगर आप ब्रेन की सेक्शनिंग करते हो ऐसे, अगर आप ब्रेन को ऐसे सेक्शन करते हो, जैसे हम मैमरी ग्लैंड का भी सेक्शन पढ़ते हैं, जो आगे आप पढ़ोगे मैमरी ग्लैंड का सेक्शन, ठीक है ना। एक चीज रुको, एक चीज पहले मुझे यहाँ पे और कनेक्ट करने दो, ये लास्ट का मैंने, अरे यार ठीक है, ये इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। अब मैं चैट्स ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एक चीजें लेबल करूंगी, स्पैमिंग नहीं करना बेटा, चुपचाप से डायग्राम बनाना। जैसा हम मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन बनाते हैं बेटा, आप 12वीं क्लास में जब बनाओगे तो ऐसे करके सेक्शन करते हैं और फिर साइड से ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ सजाइटल सेक्शन। अब मैंने बेटा ब्रेन को ऐसे अगर सेक्शन किया, अगर मैंने ब्रेन का भी ऐसे सेक्शन किया और सेक्शन करने के बाद मैं साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जब मैं साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ, पहली बात तो ऐसे करके सेक्शन करके जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट इज अ सजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन,
ठीक है ना, समझ में आ गया सेक्शन कैसे बनाया। तो जब आप ऐसे सेक्शन करके साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वाला आपका वेंट्रल साइड हो गया, ये वाला आपका बेटा डोर्सल साइड हो गया, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये ना मैं पिंक कलर से बना देती हूँ क्योंकि पिंक कलर आपको ज्यादा दिखेगा। जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ना, इसे मैं पिंक कलर से बनाती हूँ बिकॉज तुम्हें आई थिंक दिख नहीं रहा है ना ग्रीन कलर, तो मैं ये पिंक से बना देती हूँ, ये तुम्हें ना ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखेगा। व्हाइट में मर्ज हो गया एक्चुअली, है ना। अब आई थिंक तुम क्लैरिटी से ये देख पाओगे। मैंने तो कोशिश की है कि एनसीईआरटी से सिमिलर बनाऊं और फिर मैं एनसीईआरटी भी रीड कराऊंगी तुम्हें, ठीक है ना। देखो अब यहां पे बेटा, है ना, यस ऑफ कोर्स बेटा द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट यू सी, ये यहां वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, जो ये तुम्हें सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो तुम्हें ब्रेन का दिख रहा है, फोर ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट तुम्हें ब्रेन का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है ना, धीरे धीरे देखो। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज, इसको कॉन्वोल्यूशन बना सकते हैं बट मैं बेटा खिचड़ी नहीं पकाना चाहती हूँ, सिंप्लीफाई रख रही हूं। दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम, फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। एनसीईआरटी ने जो जो चीजें दिखाई हुई है वो चीजें बेटा यहाँ पे नोट करो, ठीक है ना। ये सेरिब्रम है, आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारे जो सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। आपके पास एक राइट हेमिस्फीयर है, आपके पास एक बेटा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। आपके पास एक राइट हेमिस्फीयर है, आपके पास एक बेटा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो अगर आप देखोगे आपका ये, अगर आप ब्रेन को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको एक डिवीजन नजर आएगी। एक क्लेफ्ट होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, जो आपके ब्रेन को ऐसे दो पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर रहा होता है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ये आपका दूसरा हेमिस्फीयर है, इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट है। चैट्स ऑन कर रही हूँ ताकि आप ये मुझे बता पाओ कि आपको इमेजिनेशन हो रहा है, इमेजिनेशन आ रहा है गाइज या रोना आ रहा है, ये बता दीजिए, ठीक है ना। ब्लू, यार आप स्लाइड्स का तो बेटा कुछ नहीं कर सकते ना, स्लाइड्स का बैकग्राउंड तो ब्लू ही होगा बेटा, है ना। ये आपकी बेटा एक हेमिस्फीयर है, आपकी दूसरी हेमिस्फीयर है। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं आपके पास। जैसे सेरिब्रम का मैं बता रही हूँ ना दो हेमिस्फीयर होती है, वैसे सेरिबेलम में भी वैसे दो हेमिस्फीयर्स होती हैं। तो ये आप अगर अपना ब्रेन देखोगे तो आपकी ये जो ब्रेन है और यहाँ पे जो आपका ये जो आपका सेरिब्रम है, ये जो दूसरा आपका सेरिब्रम है, ये ऐसे करके बेटा आप देखोगे आगे से लेके, तो पोजीशंस बता रही हूँ, आगे से लेके आपको पीछे तक एक लाइन ऐसे करके दिख रही है। एक्चुअली क्लेफ्ट है, वो अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे करके बेटा क्लेफ्ट है, समझ पाए। मैं टॉप से देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा एक लाइन है। उसी क्लेफ्ट ने आपकी ब्रेन को ऐसे दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपके दो हेमिस्फीयर्स अलग नहीं है। सपोलो आपके दो हेमिस्फीयर अलग नहीं है। इसी क्लेफ्ट को अगर तुम हटा दोगे ना तो इस लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट के नीचे आपको एक बैंड नजर आ रहा है, जो ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। इमेजिन करने की कोशिश करो, 100% इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। वापस से बता रही हूं, ये तुम्हारा एक हेमिस्फीयर है, ये तुम्हारा दूसरा हेमिस्फीयर है, ठीक है बेटा। देखो लिखना रट तो तुम लोगे, पॉइंटर्स तो तुम्हें याद ही करने हैं, बट कुछ कुछ चीजें तुम समझने की कोशिश भी करो तो उससे बेटर लर्निंग होती है, ठीक है। ये आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपकी दूसरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और अगर मैं इसको देख रही हूँ मैम तो एक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मतलब एक बेटा डिवीजन है जो आपके इन दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्चुअल में अलग कर रही होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। और तुम इस क्लेफ्ट को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा एक लाइन दिख रहा है, और ये आगे से लेके पीछे तक तुम्हें ऐसे लंबी सी एक लाइन दिख रही है, ठीक है ना, जिसने तुम्हारे इस हेमिस्फीयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और इसी क्लेफ्ट को हटा दो तो उसके नीचे तुम्हें एक बैंड नजर आ रहा है, जो ये वाला एक बैंड है, सी शेप बैंड होता है, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये होती है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना ट्रैक्ट इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस। तो इसी को अगर मैं हटा दूं ना तो इसके नीचे मुझे वो सी शेप की वो बैंड दिख रही है, which actually connects both the cerebral hemispheres, जो एक्चुअल में दोनों cerebral hemispheres में कम्युनिकेशन कनेक्शन का काम करती है। Both the cerebral hemispheres are connected via this corpus callosum, which is the tract of nerve fiber। समझ पाए बेटा। अब देखो फोर ब्रेन के और कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे दिखाया होगा थैलेमस, यहाँ पे दिखाया होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो इस जगह पे दिखाया हुआ है थैलेमस को एनसीईआरटी में लेबल कर लेना बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है आपको पोजीशंस में। एनसीईआरटी वाला भी डायग्राम दिखाऊंगी क्योंकि पेपर में वो पूछा जाएगा, बट आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ इट मच सिमिलर टू व्हाट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो दिस इज थैलेमस एंड थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। बेटा ये देखो ना, थैलेमस ऊपर होगा,
थैलेमस के नीचे ही तो हाइपोथैलेमस होगा ना, तभी तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका थैलेमस, ये हो गया बेटा यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे दिखाया हुआ है बेटा आपकी मिड ब्रेन, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपका मिड ब्रेन। सो दिस इज द पार्ट जहां पे एनसीईआरटी ने लेबल किया हुआ है, दैट इज मिड ब्रेन। और इसीलिए जब आप मिड ब्रेन की पोजीशन देखते हो ना, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है सपोलो, देखो मैं ब्रेन का पूरा ओवरव्यू आपको बता रही हूँ पोजीशंस के हिसाब से। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड एपिथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो अगर तुम देखोगे ये थैलेमस था, थैलेमस के नीचे ये हाइपोथैलेमस था, और मैंने कहा ये है आपका बेटा पूरा मिड ब्रेन। तो एनसीईआरटी कहती है मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो आप देखोगे दिस एरिया इज पॉन्स, तो आप देखोगे ऑब्वियसली पॉन्स और थैलेमस एपिथैलेमस के बीच में कहीं ना कहीं मिड ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बात समझ में आ रही है सबको, और पोजीशन भी दिख रही है। तो आपको ये लेबलिंग क्योंकि गलत होती है बेटा, ये लेबलिंग गलत नहीं करनी है कि आपकी मिड ब्रेन कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है। बहुत बढ़िया बात। मैम हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट दिखाए हैं, ये देखोगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पॉन्स, ये वाला पार्ट देखोगे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन का पार्ट नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ये एंड वाला पार्ट जो दिखाया है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका पॉन्स हो गया, ये आपका मेड्यूला हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज लिटिल ब्रेन, दैट ये ना ट्री जैसी दिखती है, अंदर से ना पेड़ जैसी दिखती है, ट्री लाइक अपीयरेंस होती है, जो मैं आपको सेरिबेलम पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी भी। और इसमें भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। ठीक है ना, आपको मैंने डायग्राम काफी क्लैरिटी से बताने की कोशिश की है बिना कंफ्यूजन के, आई होप आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। ये आपका सेरिबेलम है। और एक बहुत अच्छी चीज और इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो डक्ट दिखाई हुई है ना, ये मिड ब्रेन से यहाँ पे ये डक्ट एक कनेक्टेड होती है, इस सॉरी ये जो चीज दिखाई हुई है ना बेटा यहाँ पे पिंक कलर की, इसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगी। बस एनसीईआरटी में इतना ही लेबल किया हुआ है। ठीक है, और पता है इसको इजी तरीका बनाने का, मैं अगर आपको बताऊं कि आपको बनाना हो और आपको इजी तरीके से बनाना हो, अभी आपको ही नहीं, आप घर में जाके एक बार बना के देख लेना ताकि आपको ना पोजीशंस याद हो जाए। तो आप ऐसे बना सकते हो, सबसे पहले ये बना लो, सबसे पहले ये बना लो जो आपको सेरिब्रम दिख रहा है, फिर आप सबसे पहले यहाँ पे पॉन्स और वो बनाओ, पॉन्स और मेड्यूला। मैं डायग्राम बनाने का तरीका बता रही हूँ, ये पॉन्स बना लिया, मेड्यूला बना लिया और स्पाइनल कॉर्ड बना लिया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये बनाने के बाद बेटा तुम यहां से बनाना स्टार्ट करो तुम्हारे सेरिबेलम को, फिर तुमने ये सेरिबेलम बना लिया, समझ में आ गई बात, सेरिबेलम बना लिया। फिर तुम यहाँ पे बना लो कॉर्पस कैलोसम को, कॉर्पस कैलोसम बनाने के बाद तुम इसी के नीचे बेटा अब मिड ब्रेन थैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस को बना लो ऐसे। ठीक है ना, कितना इजी है बेटा, बन सकता है। अब मतलब ऐसे, दिस इज द वे दैट यू कैन ड्रॉ इट। ओके, धीरे एक एक पार्ट को ऐसे बना सकते हो। आई होप तुमने वैसे बना लिया होगा। क्या मैं इसकी लेबलिंग कर दूं, क्या मैं पहले इसकी लेबलिंग कर दूं, आप लोग को समझ में आ गया है? यस सलमा बेटा, ब्लॉक होना है क्या सलमा? ज्ञान देने वाले लोग ब्लॉक हो जाते हैं बेटा। तैयारी कर रही है, आराम से तैयारी कर बेटा, है ना। चलो यहां पे हम लिखते हैं कॉर्पस कैलोसम। ओके, मतलब टीचर यहाँ पे 10 बार 100 बार मेहनत करे सिखा रहा है ना, यकीन के बच्चों को सिखा रहा है कि डायग्राम बनाना कैसे है बेटा, ऐसे इजी बन सकता है, आगे बढ़ जाओ, है ना। अरे बेटा इतना आगे आप बढ़ गए होते तो आगे बढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए होते कि नहीं? अब रोना आ जाएगा, अरे आप हमारे घाव पे नमक और नींबू छिड़क, तुम कुछ भी करो चलेगा, आगे बढ़, तुम भी बढ़ जाते आगे, यहां पे क्यों आए तुम, बड़े आए। कॉर्पस कैलोसम मतलब मैं यहाँ पे सिखा रही हूं नर्सरी के बच्चों जैसे कि बेटा ऐसे बनाना, ऐसे ना इजी होगा बनाना। ये हो गया थैलेमस, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका हाइपोथैलेमस। मेरे को क्या होता, मैं तुम छोड़ देती, तुम कुछ ऐसे बनाना है बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। हाँ, और ये क्या है सपोलो, ये है मिड ब्रेन। अरे 1 2 3 क्यों लिख दिया है मैंने यार, यहाँ पे 1 2 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जनरल लिख रहे हैं ना। ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका सेरिबेलम, ठीक।
ये हो गया आपका पॉन्स, ये हो गया आपका मेड्यूला आपका, खाली है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और लास्ट जो इसमें लेबलिंग करनी है दैट इज दिस सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, और फिगर में लिख लो सजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन। डन कर लो। ठीक है, बेटा सारे बच्चों ने लेबलिंग कर ली। पहले मैं एनसीईआरटी से ना ये लेबलिंग दिखा देती हूं आपको, फिर हम बेटा शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट से फोर ब्रेन के, दैट इज सेरिब्रम। वो जो हेमिस्फीयर्स की मैंने बात की, पहले हम हेमिस्फीयर्स के बारे में जानेंगे, हेमिस्फीयर्स के अलग अलग लोब्स के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, डन कर लो, डन 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 डन। सजाइटल सेक्शन क्या होता है बेटा? सजाइटल सेक्शन वही होता है जिसने सवाल पूछा है, जो अगर आपका किया जाए क्रेनियम से होते हुए तो अंदर बेटा खाली मिलेगा, वही सजाइटल सेक्शन है आपके बॉडी का। ठीक है, चलिए, बॉडी का नहीं, क्रेनियम का। अभी देखिए यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी की लेबलिंग एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जितनी भी ड्राइंग्स बना लो, पर एनसीईआरटी सबसे काम आएगी। ये सेरिब्रम दिखाई हुई है बेटा, ये कॉर्पस कैलोसम सी शेप दिखाया हुआ है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपका थैलेमस दिखाया है, ये वाला पार्ट, थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस दिखाया है, और साइड में ये वाला जो पार्ट दिखाया हुआ है दिस इज दिखाया हुआ है मिड ब्रेन। ठीक है ना, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये पॉन्स वाला पार्ट हो गया। पॉन्स के नीचे वाला पार्ट जो इमीडिएटली नीचे होता है वो मेड्यूला होता है, और मेड्यूला के जो नीचे होगा बेटा वो होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो बेटा ट्री लाइक दिखाया हुआ है दिस इज बेटा सेरिबेलम। कहाँ है? ये सेरिबेलम दिखाया हुआ है ये। और अगर आप देखोगे इस मिड ब्रेन से होते हुए ये एक डक्ट तुम्हें दिख रही है, ये इस डक्ट को बोला जाता है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज दिस डक्ट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्वीडक्ट, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अ सजाइटल सेक्शन जो मैंने आप लोगों को बेटा दिखा दिया। ठीक है ना, चलिए आप बेटा पार्ट्स को शुरू करते हैं। इसको आप घर जाके खुद से लेबल करके एक बारी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, खुद से होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं कौन सा पार्ट क्या है। चैट्स ऑफ कर रही हूँ, लास्ट के 10-12 मिनट जितने भी बचे हैं बेटा उसको फुल यूटिलाइज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना, हेडिंग डालते हैं मैम नंबर 1 फोर ब्रेन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में मैम हम सबसे पहले बात करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बाय द वे। ठीक है ना, सबसे पहले हम बेटा फोर ब्रेन की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेरिब्रम। और एक दो बातें मैं ऑलरेडी आपको अभी समझाते वक्त में बता चुकी हूं कि मैम सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल फिशर और लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। बोथ द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम विच इज द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। सबसे पहले वही बात लिखते हैं। ठीक है ना, तो सेरिब्रम में हम, और पॉइंट्स में लिखो बेटा, अल्टीमेटली तुम्हें ये पॉइंटर्स लर्न होने चाहिए। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मोस्ट प्रोमिनेंट, या लिख सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नंबर 2 मैम हम लिखेंगे अ लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, अ लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट, ट्यूडिनल क्लेफ्ट divides the cerebrum into
क्या होता है? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वैसे मेरे पास एक गूगल की फोटो थी, गूगल की, देखोगे? कहाँ है गूगल इमेज? ये है क्या गूगल इमेज? हाँ, इस गूगल इमेज को अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो दिख रहा है हेमिस्फीयर, ये टॉप से दिखा रहे हैं बेटा, टॉप से। तो अगर आप ये टॉप से देखोगे ना इस चीज को, तो आपको ऐसे करके आगे से लेते हुए पीछे तक बेटा आपको ये जो क्लेफ्ट दिख रहा है ना, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। ठीक है ना? मैंने थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसको बेटा बना के भी देख सकते हो। ठीक है ना? दिस इज द, देख लेती हूँ एक बार, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि मैम तो ये जो है ये है वो क्लेफ्ट। ठीक है, ये आपके हेमिस्फीयर्स है। ठीक है ना? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। और मैं ये कह रही हूं, ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं। कॉर्पस कैलोसम आपने बना लिया है, आप सिर्फ लिख लीजिए बोथ, और ये स्टार मार्क करे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। बोथ हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड, बोथ हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड with the help of, connected via tract of nerve fiber, tract of nerve fibers known as corpus callosum, जो इनके बीच में बेटा कम्युनिकेशन करेगी। corpus callosum। ठीक है ना? अब देखो बेटा, आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती है, ये अतिरिक्त ज्ञान है भी और नहीं भी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली ये नहीं दिया हुआ कि आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती है उनमें कौन कौन से लोब्स होते हैं, बट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ना, एक लास्ट पॉइंट में नहीं दिया हुआ था, इट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, कम्युनिकेशन, स्पीच, विजन, है ना? तो वो इसलिए मैं अतिरिक्त ज्ञान नहीं लिख रही हूं, जनरल बात लिख लेते हैं कि ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर has beta 4 lobes, has 4 lobes। जैसे आप बोन्स का नाम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रंटल लोब आपके पास होती है, सपोलो, पेराइटल लोब आपके पास होती है, टेम्पोरल लोब, और आपके पास होती है ऑसिपिटल लोब। एग्जैक्टली इनकी पोजीशन बेटा वही है जो आपकी ब्रेन में आपकी बोन्स की पोजीशन थी, ये नोट हो जाए तो एक बार मुझे बताना। आपके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब, दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बेटा 4 लोब, टोटल मिला के 8 लोब। लोब कुछ नहीं है, रीजन से यार, रीजन से आपके ब्रेन के। यहां फ्रंटल बोन थी ना, वो सिंगल थी, यहां ऑसिपिटल बोन थी, वो सिंगल थी, बट लोब जो होते हैं वो सारे पेयर्ड होते हैं, क्योंकि आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ही 2 हैं। तो ये अगर आप एक हेमिस्फीयर देखोगे तो इसमें फ्रंटल हो गया ये लोब, ये आपका पेराइटल हो गया, ये आपका टेम्पोरल हो गया कान वाला, और पीछे की साइड में ऑसिपिटल। सेम आपके इस हेमिस्फीयर के लिए यहाँ पे फ्रंटल लोब हो गया, यहाँ आपका पेराइटल हो गया, यहाँ आपका टेम्पोरल हो गया, यहाँ आपका ऑसिपिटल लोब हो गया। 4 रीजन्स है, कुछ पॉइंटर्स लिख लो। फ्रंटल लोब आपकी एसोसिएटेड होती है इस रीजन से, क्या चीज एसोसिएटेड होती है? आपकी मेमोरी खत्म है, आपकी इंटेलिजेंस खत्म है, लॉजिकल रीजनिंग तो माइनस। ठीक है ना? ये सारी चीजें बेटा आपके फ्रंटल लोब। ठीक है ना? जो आपको टच, हॉट लग रहा है, कोल्ड लग रहा है, पेन है, वो सारी इनपुट्स की प्रोसेसिंग कहां पे होती है? आपकी पेराइटल लोब में होती है। आप जो देख पा रहे हो विजुअल इनपुट्स, उसकी प्रोसेसिंग कहां पे होती है? आपकी ऑसिपिटल लोब में, क्योंकि वहां होता है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। पढ़ाया जाता था जब बेटा, क्या पढ़ाया जाता था? आई और ईयर पढ़ाया जाता था। ईयर में पढ़ाया जाता था कि ईयर जो ऑडिटरी इनपुट्स होते हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन कहां होती है, उसकी इंफॉर्मेशन कहां आती है? आपकी टेम्पोरल लोब, जो कान के पास है, टेम्पोरल लोब। तो इवन योर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी इनपुट्स एंड इवन योर
ऑल्फैक्शन, स्मेल की भी जो इनपुट होती है वो भी बेटा यहां पे आती है, ठीक है ना। डन 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 डन। आज के लिए यही वाला पार्ट लास्ट रखेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में, लेकिन पहले ये लिखवाऊंगी मैं। तो एक बार मुझे बता दीजिए, डन 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 एवरीबॉडी, यस जल्दी बताइए गाइस, डन। छोटी छोटी बातें हैं, एनसीईआरटी ने ओवरऑल लिखा हुआ है, हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। यस ना करें जनाब, करेंगे जनाब, यही तो करेंगे जनाब, ठीक है ना। कंटिन्यू। समय होने वाला है बेटा बिल्कुल खत्म, है ना। लोग तो खत्म है ही बेटा, समय भी खत्म होने वाला है। लास्ट पार्ट आज हम कर लेते हैं बेटा, बस इसको छोटा सा लिख लेते हैं कि टोटल तो 8 लोब्स है, बट जैसे सजाइटल सेक्शन किया था, अगर मैं इसी में बेटा लोब्स डिवाइड करना चाहूं ना, तो ये आपका फ्रंटल हो गया, ये आपका ऑसिपिटल हो गया, कान के पास टेम्पोरल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रंटल लोब, ये आपका पेराइटल लोब, ये आपका टेम्पोरल लोब। लोब्स आर बस द एरियाज, ये पर्टिकुलर जोन, पर्टिकुलर एरिया, ये हो गया आपका ऑसिपिटल, ठीक है ना। लिख लो बस छोटा छोटा, विजुअल इनपुट्स comes here for visual interpretation। जो आपने देखा उसकी प्रोसेसिंग कहां हुई, यहां पे विजुअल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है, मतलब समझना, इंटरप्रेट कर दो मतलब समझा दो, तो विजुअल इंटरप्रिटेशन समझना यहां पे होती है, इंटरप्रिटेशन या प्रोसेसिंग लिख लो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फ्रंटल इज एसोसिएटेड विद आपकी, खत्म है जो, मेमोरी, कम्युनिकेशन, मेमोरी, स्पीच, ऐसे लिखो स्पीच, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। ये भी बेटा आधे लोग कर नहीं पाते हैं ना, इमेजिन नहीं हो रहा है मैम, इमोशन आ रहा है। पेराइटल, फीलिंग ऑफ हॉट, कोल्ड, टच, सेंसेशंस, इंटरप्रिटेशन, टेम्पोरल, ऑडिटरी, ऑडिटरी इनपुट्स यहां आती है, कान के पास टेम्पोरल है, इनपुट्स इंटरप्रिटेशन, एंड ऑल्सो बेटा ऑल्फैक्टरी। जब सेंसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ाते थे तो एटलीस्ट ये वाला पढ़ाते थे और ये वाला तो पढ़ाते थे, ठीक है ना। olfactory inputs interpretation, that's all for today, tomorrow we will continue from here। डन कर लीजिए। देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ कॉमनली दिया हुआ है, आप चाहो तो कॉमनली याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यस और ऐसा जिसमें बहुत डिफिकल्ट कुछ है भी नहीं बेटा। डन कर लीजिए। इसके आगे बेटा अब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, ओके। जब छुट्टी होने वाली होती है तब तुम लोग का तुरंत डन हो जाता है ना, तुरंत 1 सेकंड में डन हो जाता है, जैसे ही लिखा खत्म किया, चैट्स ऑन किए, डन हो जाता है तुम्हारा। हाँ
मतलब ये जो हॉट कोल्ड बेटा टच, इसकी जो इनपुट्स आते हैं, सेंसरी इनपुट्स, उनकी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डन डन डन। यस एवरीबॉडी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। वो तो बताते हो नहीं, बस फालतू की बकवास आधे लोग पूरा कर लेते हैं। मैं कभी कभार बेटा ये सोचती हूँ जिसको जाना है वो चले जाइए, पहली बात तो, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे और बकवास स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभार मैं सोचती हूँ कि ये जो बेटा लोगों के अंदर इतना ज्ञान है, जो लोग बेटा यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में ज्ञान देते हैं, कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक से बड़े नहीं हुए हैं, वो पूरा ज्ञान बेटा जो जितना उन्होंने अपने ग्रहण किया है ज्ञान, सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, अपने ऊपर तो कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना। इतना ज्ञान जो उनके अंदर कूट कूट के भरा है, वही ज्ञान जो दूसरों को दे रहे होते हैं। अरे मैं कभी कभार सोचती हूँ उतनी बुद्धि बस अपने करियर में अप्लाई कर ली होती, उसका 10% अप्लाई कर लिया होता तो करियर में उन्नति कर जाते वो लोग। बट उनको वो ज्ञान अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना है गाइस, पूरा ज्ञान जो ग्रहण किया है दूसरों पे चिपकाना है गाइस, है ना। दूसरे उन्नति कर जाएं, दूसरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कीजिए भाई। उतना ही ज्ञान जितना तुमने बेटा इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखने में लगाया या बुद्धि उसमें लगाई, भाई अपने करियर में लगा दे, बहुत आगे बढ़ जाएगा करियर में, सही बता रही हूं, ठीक है ना। एनीवे टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा के। आई होप कि बेटा थ्योरेटिकल होने के बावजूद आपको इस टॉपिक में बहुत कतई मजा आ गया हो, ठीक है ना। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। आई विल रीड योर कमेंट्स। और इसी बात के साथ में मैम हम आप लोगों को करते हैं, लोकेशन बता देना मैम, लखनऊ के वेन्यू का। बेटा डर लग रहा है मेरे को, बता दूंगी, मैं बता दूंगी, टेलीग्राम पे बता दूंगी, मतलब मोस्ट लाइकली तुम लोगों से कहां मिल सकती हो, विद्यापीठ में ही मिल पाऊंगी शायद, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, आई प्रॉमिस यू बता दूंगी, इंस्टा पे भी बता दूंगी, टेलीग्राम पे भी बता दूंगी, क्लास में कल बता भी दूंगी मैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बेटा टाटा बाय बाय करती हूँ, मेरी अगली क्लास है और मैं आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ, ठीक है ना। चलिए अचानक से ही ना मैम की पर्सनैलिटी और आवाज चेंज हो जाती है, जैसे ही मैम गाने वाली होती है से बेटा एकदम नॉर्मल आवाज। जब मैं बेटा मैं पढ़ाते वक्त मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, मैं अगर इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीज डालती हूँ ना जिसमें मेरी एक्चुअल नॉर्मल आवाज होती है, तो आप लोग विश्वास नहीं करते हो कि तो मैम आपकी आवाज कैसी बदल गई। अरे भाई मेरी वही आवाज है, क्लास में मुझे जोश और एनर्जी आती है आप लोगों से, आप लोगों को पढ़ाते वक्त में, इसीलिए मैं उस वॉइस में, मैं क्लास में अगर उस भाषा में बोलूंगी ना, यार हाँ आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, और जो ब्रेन होता है वो होता है कंट्रोल और कमांड सेंटर, भाई मुझे खुद ही हंसी आ जाएगी और तुम तो सो ही जाओगे, समझ रहे हो ना। चलिए अब मैं गाना सुनाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, ओके। कि लोग मिलते, यार यहाँ मैं हमेशा ये गाना गलत शुरू करती हूँ। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत अच्छा लाइफ लेसन है, और ये जो आपके जिंदगी में गुजर जाते हैं जो समय, वो भी फिर नहीं आता बेटा, रिमेंबर दैट। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहती हूँ, और आप बार बार बेटा अपना परिचय देते हैं कि खाली है कुछ लोग, ठीक है ना। तो प्लीज मत कीजिए, समय का सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप भी बेटा फ्यूचर में वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आज के टाइम पे आप इमेजिन कर पा रहे हो। कई लोगों की तो खत्म है ना इमेजिनेशन, लेकिन आप कर पाएंगे।
तो ये जो बेटा जिंदगी में आपको जितना भी टाइम मिला है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है ना। और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनके प्रेजेंस से आपको मोटिवेशन मिलती है, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और बड़े होते होते रियलाइज होगा, जैसे जैसे आप और बड़े होगे तो आपको रियलाइज होगा वो एक्चुअल में आपके पेरेंट्स और एक्चुअल में आपके भाई बहन ही होते हैं। आपके भाई बहनों से जो रिश्ता होता है ना बेटा, मैं सच बता रही हूं आपको, बचपन में छोटे में रियलाइज नहीं होता है, बड़े होते होते आपको रियलाइज होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट रिलेशनशिप एंड वो आपको कितनी मोटिवेशन और कितनी खुशी देता है, बड़े होते होते समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एंजॉय कीजिए, चेरिश कीजिए उन मोमेंट्स को। कल मेरे अपने मम्मी पापा से एक बात हो रही थी, बता के जाऊं क्या आप लोगों को। तो मेरे मम्मी पापा द्वारका की ट्रिप पे निकले हैं, पापा मम्मी, उनका एक ग्रुप है तो उस ट्रिप पे निकले। तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, दिवाली हम कैसे सेलिब्रेट करते थे, कैंटोनमेंट एरिया में कैसी सेलिब्रेशन होती थी। तो मैं याद कर रही थी और मुझे रियलाइज हुआ आज के टाइम पे देखो, हो सकता है मेरे पास बेटा पैसे हैं, मुझे जहां घूमने जाना है मैं घूम सकती हूँ, जहां सेलिब्रेट करना है कर सकती हूँ, जो मुझे दिवाली पे पहनना है शायद मैं वो खरीद सकती हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू। बट मेरे पास ना अपने, मुझे लगता है कि आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद माई फैमिली। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समय निकालूं अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो मुझे ना वो टाइम याद आया, तो मैं पापा को बता रही थी कि पापा आपको याद है साल में ना बेटा हम 2 बार कपड़े खरीदते होते थे, ठीक है ना। मैंने तुम्हें कई बार बताया भी हुआ है। और मैं ना अपने कपड़ों को बार बार ना बक्से में रखा होता था, मैं बार बार निकाल के देखती थी, मेरे पास ये 2 कपड़े हैं, फिर निकालती थी, मेरे पास ये 2 कपड़े हैं, वाह मैंने ये 2 कपड़े खरीदे हैं। और मैं ना अपने दिमाग में से खुश हो रही होती थी, अच्छा पापा का ना ये वाला प्रोग्राम होगा तो मैं ये वाला कपड़ा पहनूंगी, ये वाला प्रोग्राम होगा तो ये वाला कपड़ा पहनूंगी। और ना भले ही बेटा हम लोग के पास इतने रिसोर्सेस और इतनी सारी चीजें नहीं थी, बट जो सेलिब्रेशन मेरे को, अगर मेरी बेस्ट मेमोरी है ना कि मैंने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है या मैंने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी बेस्ट मेमोरी कौन सी है जो मैं रीलिव करना चाहूंगी, तो मुझे लगता है दैट इज दैट टाइम विद माई पेरेंट्स, ठीक है ना। भले ही बेटा हमारे पास अनलिमिटेड चीजें नहीं थी, पर मेरे पास फैमिली थी साथ हर फेस्टिवल में उसको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। तो मैं पापा को वही बता रही थी कि पापा वो टाइम कितना अच्छा था ना। और पता हम बहनें क्या करती थी, तो वो थालियां ले लेके बेटा जाते थे और मिठाइयां देने जाते थे, है ना। आंटियों के घर में भी मिठाई, मम्मी कहती थी थाली वापस ले आना, थाली मत छोड़ के आना, ठीक है ना। मिडिल क्लास तो जाते थे, आई थिंक ये बेटा हर कोई करता होगा। तो हम थालियां लेके जाते थे और वो आंटी कहती थी रुको 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 मैं भर के देती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है ना बेटा, ये कोर मेमोरी है। और मैं अर्जुना के बच्चों को एक दिन बता रही थी कि बर्थडे, कोई हैप्पी बर्थडे करा, तो बर्थडे की भी मेमोरी मुझे ऐसे याद है कि केक नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते थे कि क्योंकि केक महंगा होता था तो पेस्ट्री, पापा कहते थे एक ही तो बात है, केक काटो या पेस्ट्री काटो। पहली बात तो केक का चलन ही बहुत बाद में आया, है ना। बर्थडे का मतलब होता था कि कि अच्छा खाना बना लो, अच्छा खीर बना लो, कुछ अच्छी ऐसे सेलिब्रेट कर लो, है ना। केक का तो बहुत बाद में ट्रेंड आया और केक आता नहीं था क्योंकि भाई 4 बच्चे हैं, हम 4 भाई बहन हैं, एक का केक आएगा तो दूसरा बोलेगा है मेरे साथ में पार्शियलिटी, तो निपट जाता है। 5 रुपए की पेस्ट्री आती थी, तो 6 लोग हैं, चिपका लो बेटा पेस्ट्री को, केक ही तो बन गया। मम्मी कहती थी काटना ही तो है, ठीक है ना। लेकिन भाई वो जो मेमोरी थी ना, वो बहुत अच्छी मेमोरी है। और कई लोग के ना बर्थडेज मनते थे, बच्चों के ना घर में बर्थडे मनते होते थे, तो हम कहते थे कि यार हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनाते हो पापा, आप तो हमारा बर्थडे मनाते ही नहीं हो, आप हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो, है ना। खैर, तो हम समझते नहीं होते थे यार कि जो पापा कर पा रहे हैं ना वो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं बेटा, जो कुछ भी हूं, वो इसीलिए तो हूं ना क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम यार, देयर सैक्रिफाइसेस। और वो जितना कर सकते हैं उतना वो करते थे, ठीक है ना। तो मैं वही याद करती, मैंने कहा यार चाहे कम था यार, लेकिन यार अपनों के साथ में जो सेलिब्रेशन होती है ना और जो खुशी होती है, पैसे कमा लोगे, कमाना भी बहुत जरूरी है, ऐसा थोड़ी कि पैसे नहीं कमाया उसी में रहो मैम वही करो, नहीं भाई पैसा कमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी आज बहुत कुछ कर पाती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, पैसों की बदौलत। पैसे कैन गिव यू हैप्पीनेस बेटा, है ना। क्योंकि पैसों से चीजें खरीद सकते हो, खुशी मिलती है, घूम सकते हो, बहुत खुशी मिलती है गाइज, ठीक है ना। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऑल्सो टू टेक आउट टाइम फॉर योर फैमिली, टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल विल मिसगाइड यू, पीपल विल टेल यू नो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर क्लोज्ड वंस रियली रियली टाइट एंड क्लोज, है ना। नहीं तो क्या बेटा पैसे कमा के पड़े रहोगे क्या, अरे भैया, ठीक है ना। तो भाई, और उसके लिए जरूरी है बुद्धि का इस्तेमाल करो, पढ़े लिख लो, ठीक है ना। चुपचाप से पढ़ाई करो, ज्ञान मत दिया करो ज्यादा,
ठीक है ना, बहुत ज्ञान है मेरे पास, यहां तक बिना ज्ञान के तो पहुंची नहीं होंगी। चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। अब मैं जा रही हूँ यार, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है ना, बाय, थैंक यू।